अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। डिटेल लेक्चर सीरीज में जो चैप्टर हमारा चल रहा था दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स, और ये हमारा है लेक्चर नंबर 25। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, क्या फ्रिक्शन के सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं या कुछ एडवांटेजेस भी हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों होती है बिटवीन द सरफेसेस, उसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट, उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फिर फ्रिक्शन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, सब पढ़ेंगे तसल्ली के साथ। फिर फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, और साथ ही साथ अगर किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उससे रिलेटेड हमारा एग्जामिनर किस किस तरह के सवाल हमसे पूछ सकता है। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेक्चर नंबर 25 तक आ गया है, लेकिन जाहिर है हर अच्छे काम की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो लेक्चर्स की तादाद ज़्यादा है, उस की वजह से आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपको काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। ये जो चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, इसमें स्टार्ट में हमने काइनेमेटिक्स का सारा पार्ट पढ़ा और अब डायनामिक्स का सारा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये इवेंचुअली आपका एक या दो लेक्चर के बाद आपका डायनामिक्स पूरा मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसी में हमारा मोशन एंड फोर्स में प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट स्टार्ट होगा। आपके बोर्ड में ये चीज़ कहाँ लिखी मिलेगी बेटे, अगर आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सिंध बोर्ड की जो नई किताब आई है उसमें जो डायनामिक्स का चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक है फ्रिक्शन का। अगर आप सिंध बोर्ड के अलावा कोई और बोर्ड है, अगर आप पंजाब से हो, आगा खान से हो, बलूचिस्तान से हो, केपीके से हो, फेडरल से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, तो अल्टीमेटली आपके बोर्ड की किताब में जो 11 की किताब है उसमें डायरेक्टली फ्रिक्शन का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप 9th और 10 में इसको पढ़ के आए हो, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए जो आपकी किताब वाले हैं वो वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे उसको रिवाइज करना या पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं बगैर लंबी किए। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, कोशिश करेंगे एक गो में पूरा लेक्चर देखें और दरमियान में कोई मस्ती नहीं करेंगे। चलो, एक बेसिस थी, एग्जाम्पल से हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज कर लो ये मेरे पास एक फुटबॉल फील्ड है जिसे हम ग्राउंड कहते हैं ना भाई, फुटबॉल ग्राउंड में ही खेलते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कोई फुटबॉल रखा हुआ है। ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे मेरे पास एक कोई फुटबॉल रखा हुआ है। अब मेरे बच्चे, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस फुटबॉल को लात मारता हूँ, अगर मैं इस फुटबॉल को लात मारता हूँ, अगर मैं इस फुटबॉल को किक करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मुझे पता है फुटबॉल ऐसे रोल करना शुरू होगा और रोल करते हुए क्या होगा, आगे मूव करता हुआ जाएगा। बेसिक ऐसे ही है ना, फुटबॉल को मैंने किक किया, लात मारी, तो फुटबॉल रोल होता हुआ लुढ़कता लुढ़कता कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बात भी पता है कि थोड़ा दूर जाने के बाद जो फुटबॉल है वो क्या होगा, रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अब मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि भैया ऐसा क्यों हुआ, फुटबॉल मोशन में था तो रेस्ट में क्यों आया। मेरा ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आपने डायनामिक्स के अंदर पीछे न्यूटन के लॉस पढ़े होंगे। न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, पहला कानून इनर्शिया वाला, वो क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन करता रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक के कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे। जब तक ये फुटबॉल रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहता। मैंने लात मारी, मैंने मस्ती करी, इसे किक की, तो अब ये मोशन में आ गया, यानी कि अनबैलेंस फोर्स हुई मेरी किक जो मैंने अप्लाई करी। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है तो इसको मूव करते रहना चाहिए। कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, रुक रहा है। अगर ये रुक रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसको रोकने का सबब बन रही है, और वो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही होगी उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि ये मूव ऐसे कर रहा था तो रोकने के लिए फोर्स कहाँ लगेगी, उल्टी तरफ लगेगी। मेरा बेटा ये जो फोर्स एक्ट करती है इसको मेरे बच्चे हम क्या नाम देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने समझा एक डेली रूटीन से। अगर मैं एक बॉक्स को स्लाइड करता हूं किसी सरफेस पे तो उसको सारी जिंदगी स्लाइड करते रहना चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल वो सारी जिंदगी स्लाइड करते नहीं रहता। कुछ टाइम के बाद जाके क्या होता है, रुक जाता है। रुकता क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन उसका मोशन क्या कर रही होती है, ओपोज कर रही होती है। पॉइंट समझ आ गया? फ्रिक्शन क्या होती है समझना जरा। फ्रिक्शन क्या है? ओपोजिशन। फ्रिक्शन क्या है? ओपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ ओपोजिशन, या कह लो फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द कॉन्टैक्ट सरफेस। कौन ऑफर कर रहा है? ऑफर्ड बाय द कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि वो सरफेस जो इन कांटेक्ट है वो ऑफर कर रहा है। मतलब समझना जरा, एक और मिसाल से समझते हैं। जब आप पढ़ोगे ना तो किताब में आपको लिखा भी मिलेगा कि फ्रिक्शन हमारे पास एक अदद कांटेक्ट फोर्स है। कैसी फोर्स है मेरे बेटे? कांटेक्ट फोर्स है। तो ये क्या होता है जरा मिसाल से हम समझते हैं बात को, ठीक है? मार्कर साइड पे कर दें। अब अपने हाथ को लो, दोनों हाथों को ऐसे प्लेस करो और रब करो, ऐसे रब करो, तो आपको नजर आएगा कि आपके दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं, पाम साइड है, ये गर्म होना शुरू हो गई हैं। गर्म क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हो। तो ये वाला हाथ जब ऊपर जा रहा है तो इस वाले हाथ के अंदर से फ्रिक्शन इसे क्या कर रही है? ओपोज कर रही है। ये वाला हाथ जब ऊपर जा रहा है तो इधर से फ्रिक्शन उसे क्या कर रही है? ओपोज कर रही है। तो फ्रिक्शन का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर स्लाइडिंग ऑन सम सरफेस। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, मूव करेगा, तो वहां पे कौन एक्ट करेगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा? एज ए रिटार्डिंग फोर्स उसे ओपोज कर रहा होगा। फ्रिक्शन का काम क्या होता है देखो, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन तो हम समझ गए ना, रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द सरफेस, ठीक है? अच्छा, एक और चीज भैया, फ्रिक्शन जो है ना वो एक क्या है? काइंड ऑफ फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है? तो इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बेटे? एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होगी न्यूटन, जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। सीजीएस में क्या होगी? डाइन, जो किसके बराबर होती है? जो होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। एसआई में न्यूटन होता है, और न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजीएस में हो जाएगा डाइन, जो क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो मेरे बच्चे इसकी डायमेंशन क्या होती है? MLT माइनस का 2। पढ़ चुके हैं ये सारी बात, ठीक है? इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे अभी आगे चल के वो स्मॉल f से करेंगे। स्मॉल f क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। लिख लेना इसको। अच्छा, आगे चलते हैं। फ्रिक्शन जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है उससे बात का आगाज करते हैं। ये सपोज कर लो मेरे पास एक सरफेस है मेरा बेटा, और यहां पे मेरे पास एक कोई डब्बा है। अभी परेशान नहीं होना, अभी सब पता चलेगा फ्रिक्शन क्यों होती है, उस पर पूरी लंबी करेंगे अभी, ठीक है? इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख फ्रिक्शन में होता है क्या। देख, ये डब्बा है, मान लीजिए मेरा बेटा, इस डब्बे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है? ये फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये जो है आपके पास ये कोई ग्राउंड है। आप नोट करो कि ग्राउंड के लिहाज से डब्बा कहां जा रहा है, यानी कि समझो अगर आप यहां पे खड़े हुए हो, ये आप खड़े हुए हो ग्राउंड पे। ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से खड़े होकर मेरे बेटे आप चीज को ऑब्जर्व करते हो। डब्बे पे फोर्स लग रही है, डब्बा कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। अगर आप देखोगे तो आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, तो ग्राउंड के लिहाज से डब्बा कहां जा रहा है? सीधे हाथ की तरफ। गौर से सुनना, ग्राउंड के लिहाज से डब्बा कहां जा रहा है? सीधे हाथ की तरफ। देखो, आप अपने आप को सपोज करो कि भाई साहब हम खड़े हुए ऐसे ग्राउंड पे, सामने डब्बा है, डब्बा कहां जा रहा है? आगे की तरफ, यानी कि वहां से देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड लगाएगा वो ऐसे लगाएगा। क्लियर है? दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन द बॉक्स बाय द ग्राउंड। डब्बे पे कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। अब आपने न्यूटन का तीसरा कानून तो पढ़ा हुआ है। जो आपके न्यूटन का तीसरा कानून है वो क्या कहता है मेरे बेटे? न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3। वो कहता है कि भाई साहब हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। पढ़ा है ना? हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट होता है। अगर ग्राउंड डब्बे पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है तो डब्बा भी ग्राउंड पे लगाएगा। वजह, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
आती है ड्यू टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अगर ग्राउंड के साथ डब्बा रगड़ रहा है तो डब्बे के साथ ग्राउंड भी तो रगड़ रहा है, हाँ या ना भाई। अगर मैं दोनों हाथों को रब करता हूं तो नीचे वाला हाथ ऊपर से और ऊपर वाला हाथ नीचे से, दोनों एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई अब देखो, अगर ये डब्बा किस पे फोर्स लगाएगा? ग्राउंड पे, और जो डब्बा ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा वो कहां होगी? आगे की तरफ होगी। फोर्स अप्लाइड ऑन द ग्राउंड बाय द बॉक्स। पहले मैंने वो लगाया है जिस पे फोर्स लग रही है, बाद में वो लिखा हुआ है जो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन ग्राउंड बाय द बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, आपने आज तक फ्रिक्शन ऊपर ही देखी होगी। उसका भी कारण या रीजन मैं आपको समझा देता हूं। आपने ये इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ग्राउंड एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो डब्बा ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा उससे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्स होगी। तो आप अपने पास नोट्स में क्या नोट करोगे कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में एक्ट करती है। फ्रिक्शन हमेशा पेयर की फॉर्म में एक्ट करती है। पेयर मतलब जैसे दोनों पेयर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, और एक्ट करती है ऑन डिफरेंट बॉडीज। देखो ना, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हुई नजर आ रही है। अभी एक और मिसाल लेता हूं आपको थोड़ी देर बाद, ताकि किताब में लिखी हुई एक एक लाइन आपकी क्लियर हो जाए। फिर मैं बताऊंगा किताब वालों ने इसे कैसे लिखा है। सिंध बोर्ड की जो नई किताब आई है उन्होंने इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। जो बाकी बोर्ड है उन्होंने 9-10 में लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ। देखो, डिफरेंट बॉडीज से क्या मुराद है? ग्राउंड फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, बॉक्स फोर्स लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर, डिफरेंट बॉडीज हो गई। अब जल्दी से समराइज कर रहा हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ओपोजिशन, रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग ऑफर्ड ड्यू टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। सर अचानक से रिलेटिव मोशन क्या आ गया? रिलेटिव मोशन होता है एक बॉडी के लिहाज से दूसरे का मूव करना, या दूसरे के लिहाज से पहले का मूव करना। मिसाल से समझो, ग्राउंड के लिहाज से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से ग्राउंड मूव कर रहा है। ये क्या बात करी सर आपने? मिसाल ले लेते हैं अभी। देखो, अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ग्राउंड ए पे अज्यूम कर लो। देखो, ये मान लो बंदा ए है, ये मान लो बंदा बी है। ए के लिहाज से डब्बा जा रहा है सीधे हाथ पे, हाँ या ना? ए के लिहाज से डब्बा जा रहा है सीधे हाथ पे। ए के लिहाज से ये बंदा बी जा रहा है सीधे हाथ पे। बी के लिहाज से देखो, अगर आप बी के लिहाज से देखोगे तो डब्बा सीधे हाथ पे नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो खुद डब्बे के ऊपर है। बी के लिहाज से ए कहां जा रहा है? लेफ्ट साइड पे। बी के लिहाज से ए कहां जा रहा है? लेफ्ट साइड पे। क्यों भाई? देखो, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो और खिड़की के साथ वाली आपकी सीट है, आप देखते हो, आप क्या कहते हो? स्टेशन आ रहा है। स्टेशन नहीं आ रहा होता, ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रही होती है। लेकिन आप चूंकि ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो तो आप बोलते हो स्टेशन आ रहा है। स्टेशन इज नॉट कमिंग, स्टेशन फिक्स है अपनी जगह, आप स्टेशन की तरफ जा रहे हो। क्लियर हो गया? आप बस के अंदर हो, स्टॉप आ रहा है, स्टॉप नहीं आ रहा, बस स्टॉप नहीं आ रहा। बस स्टॉप तो अपनी जगह है, बस स्टॉप कैसे मूव करेगा भैया? बस स्टॉप अपनी जगह है, आप स्टॉप की तरफ जा रहे हो। लेकिन आप चूंकि बस के अंदर हो तो आपको लग रहा है स्टॉप आपकी तरफ आ रहा है। जो स्टॉप के ऊपर खड़ा हुआ बंदा है उसको लग रहा है बस उसकी तरफ आ रही है। फिर सुनो, जो बंदा ग्राउंड पे, डब्बे पे फोर्स कहां लग रही है? सीधे हाथ पे। तो इस बंदे को क्या दिखेगा? डब्बा कहां जा रहा है? सीधे हाथ पे। तो बंदे के लिहाज से डब्बा जा रहा है राइट साइड पे। तो फ्रिक्शन क्या करती है? रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फोर्स कहां लगा दी उसने? पीछे। ग्राउंड ने फोर्स लगाई बॉक्स के ऊपर पीछे की तरफ, ताकि वो सीधे हाथ पे ना जा सके। अब बंदे बी के लिहाज से अगर देखा जाए, बंदा बी कहां है? बॉक्स के ऊपर है। अगर बॉक्स के लिहाज से देखा जाए, फोर्स यहां लग रही है, तो डब्बा तो यहां जा रहा होगा आपके लिहाज से, क्योंकि आप ग्राउंड पे हो। लेकिन अगर आप यहां खड़े होकर देखोगे तो जमीन कहां जा रही है? उल्टे हाथ पे। तो बॉक्स जमीन पे फोर्स लगाएगा सीधे हाथ पे, क्योंकि बंदे के लिहाज से, डब्बे के लिहाज से जमीन कहां जा रही है? उल्टे हाथ पे। और ये इस पे फोर्स कहां लगाएगा? सीधे हाथ पे। क्लियर हो गया? कोशिश करी मैंने बिल्कुल बेसिक से सारा कॉन्सेप्ट कर। तो अपने बात लिख लो। एक और मिसाल देता हूं अभी, कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है, इट इज सच दैट इट opposes relative motion. It is such that it opposes relative motion, या it is opposite to the डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दोनों बातें एक ही हैं। देखो, मैंने दोनों से साबित कर दिया।
इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देख रहे हो, अप्लाइड फोर्स यहां थी और इसी ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो कहां लग रही है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एक और मिसाल से बात समझते हैं मेरे बेटे, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता तमाम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, देखो एक और मिसाल से समझते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सपोज कर लो भाई साहब, हमारे पास एक कोई बॉडी है ए, ये एक कोई बॉडी है हमारे पास बी। अच्छा, ये वाले केसेस हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ एक मिसाल समझाने के लिए, किताब की एक लिखी हुई लाइन समझाने के लिए, वरना ये वाले जो केसेस है ना मेरा बेटा, ये कहलाते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। आप में से जो बच्चे ए लेवल्स के होंगे उन्होंने अगर मैकेनिक्स रखी है तो मैकेनिक्स में ये क्वेश्चंस हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक। दो डब्बे हैं भाई, ठीक है, फोर्स लग रही है ए के ऊपर और ए कहां जा रहा है, सीधे हाथ पे जा रहा है, बेसिक। अब देखो, ए जब सीधे हाथ पे जाएगा तो ए और बी के दरमियान में भी फ्रिक्शन है और ए और ग्राउंड के दरमियान में भी फ्रिक्शन है। भाई ए का जो सरफेस रगड़ में आ रहा है, रगड़ खा रहा है, वो कांटेक्ट में आ रहा है, वो ग्राउंड के साथ भी आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है। फिलहाल हम ग्राउंड की बात नहीं कर रहे, हम ए और बी की बात कर रहे हैं। पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को ओपोज करता हैगा। ठीक है भैया, आपने फोर्स किस पे लगाई, ए पे लगाई। अच्छा, जब आप ए पे फोर्स लगाओगे तो जाहिर है कि आपके पास, अगर मान लो आप यहां खड़े हुए हो बी के ऊपर, आप कहां मौजूद हो, बी के ऊपर हो। अब आप जरा बी के ऊपर से खड़े होकर देखो, ये बी के ऊपर आप हो, नीचे ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक पे फोर्स लग रही है ऐसे, तो बी के तहत देखोगे तो आपको ए सीधे हाथ पे जाता नजर आएगा। अपने आप को बी ब्लॉक के ऊपर एज्यूम करो, आप ऐसे खड़ के देख रहे हो, फोर्स वहां लग रही है तो ए ब्लॉक ऐसे जाता नजर आएगा। तो जो फोर्स लगेगी ए ब्लॉक पे ड्यू टू बी फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी, वो कहां लगेगी मेरा बेटा, उल्टे हाथ की तरफ। क्योंकि काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। रिलेटिव मोशन क्या है, ए के बी के लिहाज से ए जा रहा है सीधे हाथ पे, तो ओपोज करने के लिए फोर्स कहां लगा दी, उल्टे हाथ पे। फिर समझो अगर अभी भी समझ में नहीं आया। अब मान लो भाई, जब ये ए और बी ब्लॉक आपस में रगड़ खाएंगे इधर, तो अगर बी ए पे फोर्स लगाएगा तो ए भी बी पे फोर्स लगाएगा। चलो, अब जो ए बी पे फोर्स लगा रहा है वो देखते हैं। अब आप खड़े हुए कहां हो, ए ब्लॉक पे, आप ए ब्लॉक पे खड़े हुए हो, ये आपके सामने बी ब्लॉक है। गौर से सुनना, ये ए ब्लॉक पे आप खड़े हुए हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन ए ब्लॉक, बी ब्लॉक आपके सामने है। नीचे से ए ब्लॉक पे फोर्स लग रही है राइट डायरेक्शन में। जब ए ब्लॉक पे फोर्स लग रही है राइट डायरेक्शन में, आप ए ब्लॉक पे ही हो, तो आपको बी ब्लॉक अपनी तरफ आता नजर आएगा, हाँ या ना भाई। इन एक्चुअल तो बी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ए ब्लॉक जा रहा है आगे की तरफ, आप बी ब्लॉक की तरफ जा रहे हो, लेकिन जब आप ए पे खड़े हुए हो तो आपको बी ब्लॉक अपनी तरफ आता नजर आएगा, हाँ या ना। बी ब्लॉक आपको ऐसे आता नजर आ रहा होगा। जब बी ब्लॉक आपको उल्टे हाथ पे आता नजर आ रहा है तो अल्टीमेटली जो फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए होगा वो कहां होगा, राइट साइड पे। क्यों भाई, अगर आप ए ब्लॉक पे खड़े हुए हो तो बी आपको इधर आता नजर आ रहा है, इधर आता नजर आ रहा है उल्टे हाथ पे। तो रिलेटिव मोशन को ओपोज करने के लिए ए के लिहाज से बी कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो ए के लिहाज से बी अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो रिलेटिव मोशन को ओपोज करने के लिए जो ब्लॉक बी पे ए फोर्स लगाएगा वो कहां लगाएगा, राइट साइड पे लगाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, हाँ या ना। तो मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को ओपोज करती है, किताब में भी जुमला लिखा मिलेगा, समझ आ गया। फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होता है। ए ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स कहां है, राइट साइड में। ए ब्लॉक पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो कहां है, लेफ्ट साइड पे। तो सर इस पे तो ऐसा नहीं हो रहा, तो इस पे तो अप्लाइड फोर्स भी नहीं लग रही। जो बी ब्लॉक है, अगर आप बोलोगे अप्लाइड फोर्स के मुकाबले में इसका डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, तो इस पे तो अप्लाइड फोर्स लग ही नहीं रही। अप्लाइड फोर्स किस पे आ रही है, ए पे आ रही है। पॉइंट समझ आ गया मेरे बेटे, क्लियर है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसका काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। बी के लिहाज से, बी पे खड़े होकर देखोगे तो ए राइट पे जा रहा है, तो बी ने ए पे फोर्स लगाई लेफ्ट पे। ए के लिहाज से देखोगे तो बी ऐसे आ रहा है लेफ्ट पे, तो फोर्स कहां लगेगी, राइट पे लग जाएगी। पॉइंट समझ आ गया मेरा बेटा, हाँ या ना, क्लियर हो गया, सेट है। अब अगर आप ए में यहां भी खड़े हो जाओ तब भी ये रिजल्ट निकलेगा। अगर आप ए पे यहां खड़े हो जाओ तो क्या होगा, आपको बी यहां जाता नजर आएगा। भैया देखो, ये ए ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रही है ऐसे, ये बी ब्लॉक है, आप यहां खड़े हो जाओ। अगर ये ऐसे जा रहा है
तो मेरा बेटा आपको ये तो यही नजर आएगा ना कि जो बी ब्लॉक है वो ऐसे आगे जा रहा है, हालांकि बी ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, आपका ब्लॉक पीछे से निकल रहा है। तो आप इस पे जो फोर्स लगाओगे, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, वो ऐसे लग रही होगी, वही चीज हमने निकाली। तो आप क्या लिखोगे, जल्दी से अगर मैं सारी कहानी को समराइज कर दूं तो जो कुछ हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया मेरे बेटे, हमने ये पढ़ लिया कि फ्रिक्शन क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ ओपोजिशन रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड ड्यू टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, रगड़ की वजह से आती है, तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। चूंकि फोर्स तो यूनिट न्यूटन होती है, डायमेंशन mlt-2 होती है, फॉर्मूला वगैरह भी आएगा। ठीक है, फिर हमने देखा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन इज सच दैट इट ऑलवेज ओपोजेस द रिलेटिव मोशन। सर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि फ्रिक्शन मोशन को ओपोज करता है, क्योंकि मेरे बच्चे फ्रिक्शन हमेशा मोशन को ओपोज नहीं करता, मिसाल से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है तो हमारे बच्चों के दरमियान होती है कि फ्रिक्शन का काम मोशन को ओपोज करना है, कतई नहीं है ऐसा, समझना जरा। देखो ये सपोज कर लो मेरा बेटा एक बंदा है और ये बंदा इसके ऊपर वॉक कर रहा है। मुझे आप ये बताओ कि अगर ये सरफेस पूरा का पूरा स्मूथ होता, रफनेस होती ना, तो क्या ये वॉक कर सकता था? कतई नहीं। हम जमीन पे चल क्यों पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। क्यों भाई? देखो आप सिंपल सी मिसाल लो, अगर आपके घर में कोई मार्बल है, आपने उसे बहुत ज्यादा रगड़ के पॉलिश करवा दिया, अब उसके ऊपर चल पाना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि आपने उसका टेक्सचर क्या कर दिया? स्मूथ कर दिया। तो फ्रिक्शन वहां पे है ही नहीं, तो आप वहां चल भी नहीं सकते। तो फ्रिक्शन जब आप वॉक करते हो तो फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आप वॉक कर रहे होते हो। ऐसा क्यों होता है ये भी समझा देता हूं। तो फ्रिक्शन का काम मोशन को अपोज करना नहीं होता। फ्रिक्शन, जैसे मैंने बताया था ना, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं। आप पेंसिल से लिख पाते हो कॉपी पे ड्यू टू फ्रिक्शन, आप जमीन पे चल पाते हो ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, जमीन पे हम चलते कैसे? आप ऐसे पांव रखते हो आगे, जब आप पांव रखते हो तो आप अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हो, आप अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हो और जमीन आपको आगे धक्का देती है, न्यूटन का थर्ड लॉ। जमीन आप पे जो फोर्स लगाती है वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो जब आप चल रहे हो, जमीन आपको आगे पुश कर रही है, फ्रिक्शन आगे लगा रही है, तो आप आगे की तरफ जा रहे हो। Getting my point? तो without friction you cannot walk on the surface of earth. Without friction you cannot write with pencil on a piece of paper. क्लियर है? तो फ्रिक्शन के हमेशा डिसएडवांटेजेस नहीं होते। तो फ्रिक्शन का काम हमेशा मोशन को अपोज करना नहीं होता, फ्रिक्शन का काम रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है। रिलेटिव मोशन क्या है? एक के लिहाज से अगर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। क्लियर है? कैसे करेगा वो भी सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है भैया जी, आगे चलते हैं हम जरा। अच्छा जी, अब हमारे पास मेरा बेटा इसी के अंदर फिर हमने देखा कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पेयर क्या है? अगर एक जमीन है उसके ऊपर एक डब्बा खींच रहे हो तो ग्राउंड जमीन के ऊपर इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा और डब्बा जमीन के ऊपर इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, लेकिन चूंकि उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता इसलिए उसे हम कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? चलो इतना हिस्सा कॉपी करो मेरे बेटे, आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा जब आप किताब देखोगे तो किताब में आपको फ्रिक्शन के बारे में एक जुमला और लिखा मिलेगा कि इट इज अ टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। ये भी समझ लीजिए कि भाई ये टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स क्यों होती है। फिर चलते हैं इसकी थ्योरीज की तरफ। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक डब्बा है खूबसूरत सा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे। अभी हमने देखा कि ये जो ग्राउंड है ये क्या करेगा? ग्राउंड रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे अप्लाई करेगा, क्योंकि ग्राउंड के लिहाज से डब्बा कहाँ जा रहा है? राइट साइड पे, तो उसका रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए फोर्स कहाँ लगेगी? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, मैंने ये कहा कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। एक के लिहाज से दूसरे की मूवमेंट को हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरा बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, क्या आपको नजर आ रहा है? वो ऐसे लग रही है, ये ग्राउंड है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लग रही है, हाँ या ना? तो क्या ये दिख रहा है कि ये बेसिकली आपके पास एक
टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है। देखो कांटेक्ट फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ड्यू टू द कांटेक्ट आ रही है। अगर इसका जमीन से कांटेक्ट ना होता तो ये फोर्स ना आती। टेंजेंशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अलोंग द सरफेस है। ये कैसी आ रही है? अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस एक होता है परपेंडिकुलर, वो ऐसे होती है, अगर ये सरफेस है ये होती है, ये परपेंडिकुलर है। ये कैसी आ रही है? अलोंग द सरफेस। तो फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स acting on the body and it has the tendency to stop the relative motion। अब मेरा बेटा हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है ना, वो ये जहन में सवाल आता है कि भाई दो सरफेसेस के दरमियान में ना फ्रिक्शन होती है क्यों है? मेरे बेटा दो सरफेसेस के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है ना, उसके बताने के ना दो तरीके कार हैं या दो रीजन है। ठीक है, पहला एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास कोई भी सरफेस कितना भी स्मूथ हो, इन एक्चुअल उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होती है। इन एक्चुअल कुछ ना कुछ रफनेस होती है। सबूत ये है कि आपको मार्बल कितना भी अच्छा पॉलिश हुआ हुआ दिख रहा हो, आप उसके ऊपर अगर चल पा रहे हो, मतलब उसमें क्या है? फ्रिक्शन है। अगर आप उसके ऊपर फ्रिक्शन जीरो हो जाती ना, तो आप चल ही नहीं सकते थे। क्लियर है? तो इन एक्चुअल क्या होता है, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई ये मान लो आपके पास एक कोई सरफेस है, ठीक है, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास दूसरा सरफेस है जो इन कांटेक्ट आया हुआ है। तो अब देखो हो क्या रहा है, क्या आपको ये नजर आ रहा है? ये जो रेड कलर से मैंने सरफेस बनाया, इसके कुछ ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स का मतलब होता है ऐसे दांत नोकीले से निकले हुए हैं। और ये जो ब्लू से बनाया, इसके भी कुछ क्या है? ग्रूव्स हैं। नजर आ रहे हैं आपको? ये ऐसे दांत से नजर आ रहे हैं। तो होता क्या है मेरा बेटा, आपके पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हो इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो उनके जो कांटेक्ट पार्ट होता है वो क्या करते हैं? ऐसे इंटरलॉकिंग डेवलप कर लेते हैं। मतलब जो ग्रूव्स है ना, इनके ये ग्रूव्स है जो ऐसे दांत की तरह नोकीले से निकले हुए, वो ऐसे इंटरलॉक डेवलप कर लेते हैं। अब अगर आप फोर्स लगाते हो तो जाहिर है आपको ताकत लगानी पड़ेगी इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए। तो ये इंटरलॉकिंग जितनी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी। दिस इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब वो कहता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट कि आपका ये टेक्सचर जितना रफ होगा, ग्रूव्स उतने अंदर तक होंगे, फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी। आपका ये टेक्सचर जितना स्मूथ होगा, ग्रूव्स उतने छोटे छोटे होंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी कम होगी। आपने कभी नोट किया है, जो फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, हॉकी के प्लेयर्स होते हैं, उनके जो जूते होते हैं वो स्पेशल होते हैं, उसके नीचे स्पेशल ग्रूव्स बनाए जाते हैं ताकि वो फिसले ना, स्लिप ना हो फील्ड के अंदर, और वो फिल्म ग्रिप के साथ भाग सकें, वॉक कर सकें। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर टू सरफेसेस आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर, जो उनके ग्रूव्स हैं वो आपस में इंटरलॉकिंग फॉर्म कर लेते हैं। नाउ व्हेन वी हैव टू मूव या स्लाइड वन सरफेस ओवर द अदर, तो होता क्या है, आपको ये इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी पड़ती है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब जितना टेक्सचर रफ होगा, इंटरलॉकिंग उतनी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी। और जितना आपके पास ये टेक्सचर स्मूथ होगा, ये जो ग्रूव्स हैं उनकी लेंथ, उनकी डेप्थ उतनी कम होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी, भैया अगर ज्यादा अंदर गया है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, कम अंदर गया तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। क्लियर है? दिस वाज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सिंध बोर्ड की नई किताब में मेंशन है, कॉपी कर लो। आगे चलते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा जरा समझो, हमारे पास जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या कहता है हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ अलग बात करता है। ठीक है, अब उसको समझते हैं जरा। हम पढ़ क्या रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फ्रिक्शन क्यों होती है। ठीक है मेरा बेटा, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि ये मान लो अगर आपके पास एक कोई ग्राउंड है, इसके ऊपर आपने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को ला करके प्लेस किया हुआ है। ठीक है मेरा बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया हुआ है। तो अगर मैं ये जो यहां पे इसका छोटा सा एक एरिया है, इसको मैं मैग्नीफाई करके देखूंगा, तो मुझे ये इस तरह से नजर आएगा। अभी हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट से ये बात तो पता है कि ये जितना मर्जी स्मूथ हो, इसका बॉटम जितना मर्जी स्मूथ हो, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूं, तो जो ऊपर वाला सरफेस है वो मेरा बेटा कुछ इस तरह से होगा। सिमिलरली जो मेरे बेटे जो नीचे वाला सरफेस है वो कुछ इस तरह से होगा। हाँ या ना? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी। अब देखो आपने इसको देखा है, अब आपके लिहाज से मेरे बच्चे जरा गौर से समझिएगा बात को। आपके लिहाज से ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा आपके लिहाज से ये पूरा क्या है? दिस इज द कॉन्टेक्ट एरिया। हाँ या ना भाई?
आपको क्या लग रहा है? अगर आपने देखो इधर मिसाल के तौर पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है कि इसका जो बॉटम है वो पूरा का पूरा इन कांटेक्ट है इस सरफेस के साथ, इसका जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा क्या है, इन कांटेक्ट है, हाँ या ना? यानी कि अगर मैं इतने हिस्से को मैग्नीफाई करके देख रहा हूं तो मुझे तो ये लग रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, इन कांटेक्ट है। पॉइंट समझ आ रहा है? लेकिन इन एक्चुअल जो कांटेक्ट में पॉइंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ ये वाले आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, हाँ या ना? ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये है मेरे पास एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, हाँ या ना मेरे भाई? जो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जो अपेरेंट कांटेक्ट एरिया है वो नोट करो, ये पूरा है। जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो तो बहुत ही कम है। क्यों? जब कभी भी आप दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करोगे, ड्यू टू इररेगुलरिटीज, जो एक्चुअल में एरिया कांटेक्ट में आएगा वो तो बहुत कम होगा। अपेरेंटली दिखने में एरिया इन कांटेक्ट कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। इससे क्या होता है सर? पहले ये समझ लो कि ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो। जो अपेरेंट जाहिरी तौर पे नजर आने वाला कांटेक्ट एरिया है वो क्या होता है, कम होता है, और जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। फर्क कितना होता है? एक रिसर्च के मुताबिक फर्क होता है 1:10 की पावर 4 का। मतलब अगर एक पॉइंट पे एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो 10,000 पॉइंट पे अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है। यानी कि अगर आपके पास इसमें समझ लो 10,000 एक पॉइंट है तो सिर्फ एक पॉइंट पे एक्चुअल में कांटेक्ट में है, बाकी 10,000 पॉइंट सिर्फ नेकेड आई से, जाहिरी आंख से दिख रहे हैं कि वो इन कांटेक्ट है। इससे क्या होता है? जब आपके पास मेरा बेटा जो आपका एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये बहुत कम होता है तो इस पॉइंट के ऊपर, ये जिन पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट में आ रहे हैं, इन पॉइंट के ऊपर एडहेसिव प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। सर ये क्या बात कर दी आपने? मेरा बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब आपके पास एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर कौन सा होता है? ये प्रेशर कहलाता है मेरा बेटा एडहेसिव प्रेशर। एडहेसिव क्या होता है? एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? एडहेसिव फोर्सेस होती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स। मतलब हम अक्सर कहते हैं ना कि आपके पास अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी डालो और उसे वापस उलट दो तो जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स हैं उसके ऊपर मरकरी कहीं भी चिपका हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मरकरी की कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। कोहेसिव होती हैं अपने मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस, एडहेसिव होती हैं दूसरे के मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस। मतलब हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मामीटर जिससे बुखार वगैरह नापते हैं, उसके अंदर मरकरी होता है जिससे आप रीडिंग पढ़ते हो। मरकरी क्यों रखते हैं? पानी क्यों नहीं रख लेते? सस्ता पड़ेगा। पानी इसलिए नहीं रखते, अगर एक बंदे का बुखार नापने के लिए पानी आगे चला गया, अब दूसरे का बुखार नापना है उसी से, तो जब मैं उसको ऐसे झटकूंगा तो आधा पानी आगे चिपका रह जाएगा, आधा पानी पीछे आ जाएगा, तो मैं नोट कैसे करूंगा रीडिंग? पॉइंट समझ आ रहा है? तो पानी के अंदर यह सलाहियत है कि वो दूसरे के मॉलिक्यूल, दूसरा कौन है? जिस ग्लास ट्यूब में वो है, तो पानी के मॉलिक्यूल ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएंगे। तो पानी के मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है और कोहेसिव फोर्सेस कम है। मरकरी में उल्टा है, मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, अपने मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो डोमिनेंट हैं और दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्सेस हैं वो कम है। तो यही वजह है कि जब आप थर्मोमीटर को ऐसे झटकते हो तो सारा मरकरी क्या होता है? पीछे आ जाता है, आगे मरकरी आपको कोई भी चिपका हुआ नहीं मिलता। तो एडहेसिव फोर्स क्या होती है? दो बॉडीज के मॉलिक्यूल के दरमियान में ताकत। तो भैया हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे आपके पास गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, क्योंकि आगे चल के हमने इसी से बहुत कुछ पढ़ना है मॉडर्न थ्योरी से, ठीक है? हम ये बात कर रहे थे कि ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, जाहिरी तौर पे तो ये पूरा अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन इन एक्चुअल इस पूरे का जो वजन संभालना पड़ रहा है, इसको संभालना पड़ रहा है। ये बात समझ आ रही है भाई? जैसे अगर कोई खातून हील्स पहने हुए होती है
तो वो जो हील क्या पॉइंट होता है उसके ऊपर प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि अगर उसने हील नहीं पहनी हुई तो जो पूरा वेट है वो पूरे चप्पल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, पूरे फ्लैट के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। लेकिन अगर हील पहनी हुई है तो सारा वेट उस एक हील के ऊपर आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ये पूरा कॉन्टैक्ट एरिया एक्चुअल वाला होता तो सारा वेट यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता, लेकिन अब एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के पॉइंट्स थोड़े हैं, तो हो क्या रहा है, सारी फोर्स इन्हीं के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो जब एरिया कम है तो एडहेसिव प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एडहेसिव प्रेशर बढ़ जाता है तो एडहेसिव प्रेशर बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नीचे वाला सरफेस है और जो ऊपर वाला सरफेस है, एडहेसिव का काम क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है के दरमियान की फोर्स, ठीक है। तो होता क्या है, इसके सरफेस के और इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, कोल्ड वेल्ड या कोल्ड वेल्डिंग। जब ये कोल्ड वेल्ड हो जाते हैं तो अब क्या होता है, अब अगर आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस से अलग करोगे, यानी कि रिलेटिव मोशन करोगे, इस नीचे वाले को ऊपर वाले के लिहाज से या ऊपर वाले को नीचे वाले के लिहाज से स्लाइड करने की कोशिश करोगे, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी इस कोल्ड वेल्ड को, इस कोल्ड इंटरलॉकिंग को, इस कोल्ड वेल्ड को, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू एक्सेसिव एडहेसिव प्रेशर, आपको ब्रेक करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। ये क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये है मेरा बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अच्छे से रिवाइज कर लेना, आगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन इसी पे बेस करेंगे। मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेनेवर टू सरफेसेस आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तो अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, ड्यू टू इररेगुलरिटीज, भले जितना मर्जी स्मूथ हो, इररेगुलरिटीज आर देयर। इररेगुलरिटीज की वजह से अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी लार्ज, जाहिरी तौर पे दिखने वाला बहुत लार्ज, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल। उससे क्या होता है कि जो सारा का सारा ऊपर वाले का वजन है, वेट है, फोर्स है, वो बैलेंस हो रहा होता है इन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे। उससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जब एरिया कम है तो एडहेसिव प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। एडहेसिव प्रेशर बढ़ने की वजह से एडहेसिव बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। जो एडहेसिव बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, मतलब ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत करीब आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत डोमिनेट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्ड हो जाते हैं। अब व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू स्लाइड द अबव ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द लोअर ऑब्जेक्ट या लोअर ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द अपर ऑब्जेक्ट, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इस कोल्ड वेल्ड को ब्रेक करने के लिए। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए मेरा बेटा, आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास अब हमारे पास फ्रिक्शन की डिफरेंट टाइप्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेरे बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस अगर आप इसकी बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो इससे ये होगा कि जब इसका न्यूमेरिकल आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कब आपने स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है और कब आपने काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ किताब के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है जो इस वीडियो की थंबनेल के ऊपर भी है, वो भी आपको समझा देंगे अभी, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। स्टैटिक का लफ्जी मायना क्या होता है, रुके रहना। काइनेटिक का लफ्जी मायना क्या है, मूवमेंट का, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो भी सरफेस होता है उस सरफेस के पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाने की एक सलाहियत होती है। मान लो ये एक सरफेस है, ये कोई रोड है, इसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी की हुई है। इस रोड के पास सलाहियत है कि ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाई कर सकता है वो 5 न्यूटन है। गौर से सुनना, रोड के पास सलाहियत है कि ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है 5 न्यूटन की। गाड़ी खड़ी हुई है, वही सारा फिनोमिना है, कोल्ड वेल्ड्स डेवलप हुए हुए। मैंने फोर्स अप्लाई करी, मान लो मैंने फोर्स अप्लाई करी 1 न्यूटन की। मैंने फोर्स कितनी लगाई, 1 न्यूटन की। क्या गाड़ी आगे जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि जमीन उसका रिलेटिव मोशन क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब मेरा सवाल है, जमीन मेरी 1 न्यूटन की फोर्स को कैंसिल करने के लिए कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रही है। अगर आप बोलोगे 5 न्यूटन तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। वजह देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, न्यूटन के कानून में डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन हमेशा होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स की डायरेक्शन में। अगर मैं 1 लगाऊंगा और जमीन 5 लगाएगी
तो 4 न्यूटन मेरी तरफ अनबैलेंस हो जाएगा और गाड़ी मेरी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा कभी हुआ? आपने गाड़ी को धक्का दिया हो, या तो गाड़ी रुकी रहती है या आगे जाती है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आपने गाड़ी को धक्का दिया, गाड़ी उल्टा आप ही की तरफ आना शुरू हो गई। ठीक है, ऐसा हो रहा है तो वहां से भाग लेना, फिर वहां फिजिक्स खत्म हो गई है, अब वहां कोई बाबा काम करेगा जाके। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? आप फोर्स लगा रहे हो ना 1 न्यूटन से, जमीन के पास सलाहियत है कि वो 5 न्यूटन तक का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे सकता है, लेकिन देगा नहीं, देगा वो 1 का ही। तभी गाड़ी कैसी होगी? रेस्ट में। यह कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? कि टेंडेंसी ऑफ मोशन इज देयर बट एक्चुअल मोशन इज नॉट देयर। टेंडेंसी क्या है? मोशन हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? वो ताकत, वो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज ओपोजिंग द टेंडेंसी ऑफ मोशन, नॉट द एक्चुअल मोशन। एक्चुअल मोशन कहां हो रहा है? गाड़ी तो रुकी हुई है, तो गाड़ी के रुके रहने पे जो आप ताकत लगा रहे हो मोशन में लाने के लिए, उसको ओपोज कर रही है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को ओपोज कर रही है। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? फिर सुनो, आपने 1 न्यूटन की ताकत लगाई, हर सरफेस के पास सलाहियत होती है कि भाई वो मैक्सिमम कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, टेक्सचर ऑफ द सरफेस, इररेगुलरिटीज या स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। मैंने मान लिया कि जो रोड है ये 5 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे सकता है, तो अगर मैं 1 न्यूटन लगाता हूं तो ये भी आगे से 1 न्यूटन देगा, बैलेंस हो गया। 2 लगाता हूं, ये भी 2 लगाएगा, बैलेंस हो गया। 3 लगाता हूं, ये भी 3 लगाएगा, बैलेंस हो गया। 4 लगाता हूं, ये भी 4 लगाएगा, बैलेंस हो गया। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे जवाब में स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या ये इनडेफिनेटली बढ़ती जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर है, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि हर सरफेस की एक मैक्सिमम लिमिट है, वहां तक ये बढ़ा सकता है, उसके बाद टेंडेंसी ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं? आसान भाषा में बताएं। आसान भाषा में, ये गाड़ी रुकी हुई थी, पहले आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, तो क्या होगा? वो फ्रिक्शन भी नहीं लग रही होगी, गाड़ी क्या होगी? रेस्ट में ही होगी। भाई खुद सोचो, अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन क्यों लगेगी? अगर तो फ्रिक्शन लगेगी तो इसको रेस्ट में नहीं होना चाहिए। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस सम अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे और आपको ये लग रहा है कि फ्रिक्शन लग रही है, तो ये रेस्ट में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अनबैलेंस हो गई। फिर गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप फोर्स नहीं लगा रहे, फ्रिक्शन भी नहीं लग रही। आपने 1 न्यूटन लगाया, जमीन 5 न्यूटन तक बैलेंस कर सकती है, तो जमीन भी कितना लगा रही है? 1 न्यूटन, स्टिल रेस्ट के अंदर है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? टेंडेंसी ऑफ मोशन को ओपोज करना। मोशन होने के चांसेस हैं, सलाहियत है, आप करना चाह रहे हो, लेकिन जमीन होने नहीं दे रही, टेंडेंसी ऑफ मोशन को ओपोज कर रही है, एक्चुअल मोशन इज नॉट देयर, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने 2 न्यूटन लगाई, जमीन ने अपनी फोर्स को सेल्फ एडजस्ट किया, 2 तरह से बैलेंस कर दिया, स्टिल टेंडेंसी ऑफ मोशन इज कैंसल्ड आउट। 3 फिर बैलेंस, 4 फिर बैलेंस, 5 फिर बैलेंस। लेकिन जैसे ही आप 6 न्यूटन अप्लाई करोगे, अब टेंडेंसी ऑफ मोशन खत्म हो जाएगी, एक्चुअल मोशन आ जाएगा। अब जमीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी वो कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, या इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्लाइडिंग इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि फिर काइनेटिक का एक और पार्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन भी, तो अभी पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हेन एक्चुअल मोशन इज देयर बिटवीन द 2 सरफेसेस। अगर एक्चुअल मोशन हो रहा है, एक्चुअल मतलब वाकई में 2 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, स्लाइड कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर रखे हुए मूव करने की इच्छा है, मूव कर सकते हैं, सलाहियत है, लेकिन कर नहीं रहे, वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हम सब अच्छा पढ़ सकते हैं, एमडी कैट ई कैट में टॉप कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे, तो दैट इज टेंडेंसी। अगर एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं तो दैट इज काइनेटिक वाला पार्ट। क्लियर हो गया भैया जी? अब इससे आपने क्या सीखा कि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन पे बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट कर सकती है। समझ गए? तो क्या सीखा आपने? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल फोर्स दैट opposes the tendency of relative motion। टेंडेंसी क्या है? इच्छा है, उस इच्छा को क्या कर रहा है? ये ओपोज कर रहा है।
फिर आपने ये देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं और इस फ्रिक्शन के लगने के बाद भी वो रेस्ट के ऊपर ही है। आपने फोर्स अप्लाई करी, जमीन ने या दूसरे ऑब्जेक्ट ने फ्रिक्शन लगाया, वो रेस्ट के ऊपर ही है। फिर आपने देखा कि ये एक ऐसी फोर्स है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है। कहां से कहां तक एडजस्ट करती है? अगर मैं बात करूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो ये अपने आप को एडजस्ट करती है 0 से लेके एक अदद मैक्सिमम वैल्यू तक। पॉइंट समझ आ रहे हैं? कहां से कहां तक एडजस्ट करती है? 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट कर सकती है। क्लियर है? ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना मेरा बेटा, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टर्म्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे इसे हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि अगर आपकी अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई तो वो टेंडेंसी ऑफ मोशन खत्म हो जाएगी, एक्चुअल मोशन आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। भैया ये सब समझते चलना, आगे अभी सवाल आएंगे तो फंस जाओगे उनमें, ठीक है? कई दफा लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग FL से भी शो करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? FL इक्वल म्यू एस टाइम्स एन, या म्यू एस टाइम्स स्मॉल एन, या म्यू एस टाइम्स आर। इन सब का मतलब एक ही है। देखो भाई, ये एन हो या ये स्मॉल एन हो या ये आर हो, पुरानी सिंध की किताब में आर लिखा हुआ था, नई सिंध की किताब में और बाकी सारे बोर्ड्स में भी एन लिखा हुआ है। सॉरी, नई सिंध की किताब में स्मॉल एन लिखा हुआ है, बाकी सारे बोर्ड में एन लिखा हुआ है। इससे मुराद क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस क्या होता है भैया? समझ लीजिए जरा, ये भी इसके ऊपर भी आगे गेम आएगा पूरा। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने सरफेस पे रखा हुआ है तो मेरे बच्चे इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल mg। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही होगी? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसके नॉर्मल आ रही होगी, सरफेस के नॉर्मल आ रही होगी। अरे भैया ये सरफेस है, इसके नॉर्मल आ रही है, तो चूंकि ये डब्बा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो आप बोलोगे n विल बी इक्वल टू क्या? mg। ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है इसकी यूनिट भी क्या होती है मेरा बेटा? न्यूटन होती है। एंड दिस कॉन्टैक्ट, ये जो नॉर्मल फोर्स है, दिस इज, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट की वजह से ही आती है सरफेस के साथ, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। जैसे फ्रिक्शन क्या थी? टेंजेंशियल टू द सरफेस, अलोंग द सरफेस। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नाम में ही नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर हो गया? तो भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था? जैसे मैंने अभी मिसाल ली थी ना कि ये जो रोड है ये 5 न्यूटन तक फ्रिक्शन दे सकता है, तो 5 न्यूटन इज द maximum value of static friction that this surface can produce, तो it will be the limiting friction। क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन का इन एक्चुअल कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक गलत फहमी होती है। हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। जैसे आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करी ना 6 न्यूटन, तो जो सरफेस है वो 0 से 6 न्यूटन तक की कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्स कितनी है। अगर अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो जाएगी। अगर अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन हो जाएगी। तो ये बात कॉपी में बोल्ड अल्फाज में लिख लेना। अगर किसी सरफेस की सलाहियत है कि वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक दे सकता है, आपकी अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है, तो वो 8 नहीं दे रहा होगा, वो 2 ही दे रहा होगा उसे बैलेंस करने के लिए। अभी जो बात करी, क्लियर है? ये सब बातें ध्यान में रहेंगी, ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, अब आगे भी समझ लो। ये तो हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कई जगह पे आपको ये जो होता है ना, ये FS की फॉर्म में लिखा मिलता है, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन केस टू केस वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्स कितनी है। भाई एक सरफेस है, 5 न्यूटन की मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है, उसी सरफेस पे आपने ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन लगाई तो वो 2 न्यूटन की स्टैटिक फ्रिक्शन देगा, 3 लगाई तो वो 3 की देगा, 4 लगाई तो वो 4 की देगा, 5 लगाई तो वो 5 की देगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे और सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो आप जो कैलकुलेट करते हो ना यहां से, वो कैलकुलेट करते हो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट अ सरफेस कैन प्रोड्यूस। ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये म्यू क्या होता है? ये म्यू एस क्या है मेरा बेटा? ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
क्या कहलाता है भाई साहब? ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले तो ये समझ लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है F/N या F/R या F/n। देखो ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है। ऊपर टेंजेंशियल फोर्स है कांटेक्ट वाली, नीचे नॉर्मल फोर्स है कांटेक्ट वाली। भाई न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, तो मैं कह सकता हूं ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आपके पास एक यूनिटलेस एंड एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये आपके पास एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये बताना कि आपका जो सरफेस है वो कितना स्मूथ है या कितना रफ है। डिफरेंट सरफेसेस के डिफरेंट म्यू होते हैं। वो ये बताता है कि आपका ये जो सरफेस है ये कितना रफ है या कितना स्मूथ है। इसकी वैल्यू जितनी कम होती जाएगी इसका मतलब आपका जो सरफेस है वो उतना स्मूथ है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी कम होती जा रही है। इसकी वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी इसका मतलब क्या है कि आपका जो सरफेस है वो उतना ज़्यादा क्या है, रफ है, कि उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा आ रही है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? समझ आ गई? तो ये था भाई स्टैटिक फ्रिक्शन, कॉपी कर लीजिए। आगे चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। अब देखो मेरा बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द फिनोमिना ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, नाम से पता चल रहा है। अब मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे, आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट था, वो रुका हुआ था, लेकिन जमीन उसके ऊपर मैक्सिमम 5 न्यूटन की फोर्स लगा सकती थी। आपने ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए 7 न्यूटन की फोर्स लगा दी। कितनी लगा दी? 7 न्यूटन। तो अब क्या वो रुका रह सकता है? नहीं, क्योंकि जमीन के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि आपकी अप्लाइड फोर्स को ओपोज कर सके। तो वो क्या होगा? मूव करना शुरू हो जाएगा। अब जब वो मूव करना शुरू हो जाएगा, ग्राउंड के लिहाज से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस रिलेटिव मोशन को ओपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होगी वो कहलाती क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअल मोशन होता है, दो एक्चुअल में स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है उसको मेरे बेटे हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। आप यहां लिख सकते हो, यहां टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं होती, यहां पे आपके पास एक्चुअल मोशन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन ट्राइज टू ओपोज द रिलेटिव मोशन, ट्राइज टू ओपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है मेरे बच्चे? और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू के टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, तो याद रखना अगर एक्चुअल मोशन हो रहा है फिर क्या यूज करना है? म्यू के, वरना म्यू एस इंटू एन। ठीक है, ये जो म्यू के है ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपके पास म्यू एस ग्रेटर होता है और म्यू के लेसर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ग्रेटर है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट लेसर है। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। कई दफ़ा का माजी में पूछा गया एमसीक्यू, पास पेपर, बोर्ड के पास पेपर में भी आया हुआ है। लाहौर बोर्ड के तो मुझे खुद याद है, पास पेपर में मैंने इस सवाल को देखा है एमसीक्यू के अंदर कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और बाकी यूनिवर्सिटीज के पास पेपर में भी है। अब ऐसा होता क्यों है? देखो अब समझना, आपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था कि जब आपके पास एक सरफेस को आप दूसरे सरफेस के ऊपर प्लेस करोगे तो होता क्या है? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एडहेसिव प्रेशर बढ़ जाता है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वो करीब आ जाते हैं दोनों के, और इंटरलॉकिंग डेवलप हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। अब जब आपने एक सरफेस को दूसरे पे रखा, कोल्ड वेल्डिंग डेवलप हो गई। अब आपने फोर्स लगाई और आपके फोर्स लगाने की वजह से कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो गई और वो स्लाइड करना शुरू हो गए। जब स्लाइड कर रहे होंगे तो मॉलिक्यूल्स को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो कोल्ड वेल्ड हो जाए। समझने की कोशिश करो। देखो, जब आपने दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, अभी मूवमेंट नहीं हो रही, एक्चुअल मूवमेंट, हाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन है, मूव कर सकता है, सलाहियत है, एबिलिटी है, लेकिन मूव नहीं कर रहा, रख दिया आपने। तो क्या हुआ? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर इसके और इसके मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, एडहेसिव प्रेशर बढ़ गया। एडहेसिव प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो गया? आपके पास वो एक इंटरलॉकिंग में आ गए, जिसको आप कह रहे हो कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग में आ गए। अब जब कोल्ड वेल्डिंग में आ गए तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
तगड़ी चाहिए इनको खत्म करने के लिए। जब एक बार आपने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, आसान भाषा में कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक कर दी, कोल्ड वेल्डिंग तोड़ दी, तो ये जब स्लाइड करना शुरू हो जाएंगे, अब दोबारा कोल्ड वेल्डिंग बनना जाहिर है मुश्किल होगा। अरे भैया वो करीब आएंगे तो कोल्ड वेल्ड होगा, इंटरलॉक होगा, अब तो वो मूव करते जा रहे हैं, तो दोबारा तो कोल्ड वेल्ड नहीं होगा इतनी आसानी से। अब वो यही वजह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, क्योंकि मिनिमम फोर्स चाहिए बॉडी को चलाने के लिए। वंस द कोल्ड वेल्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैज ब्रोकन डाउन, जब वो कोल्ड वेल्ड टूट गया, कोल्ड वेल्डिंग खत्म हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने ओवरकम कर ली, अब मिनिमम फोर्स चाहिए, कम फोर्स चाहिए इसको चलाने के लिए, क्योंकि दोबारा कोल्ड वेल्ड थोड़ी हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोल्ड वेल्डिंग हुई भी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर कोल्ड वेल्डिंग के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि आपके पास वंस द कोल्ड वेल्ड इज ब्रोकन डाउन, फर्दर फॉर्मेशन ऑफ दीज वेल्ड्स इज रिलेटिवली स्लो एंड वीक, हेंस स्मॉल फोर्स इज इनफ टू कीप द ब्लॉक मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है मेरे बच्चे, ये हो गया हमारे पास। अब इसका एक ग्राफ भी देख लीजिए जल्दी से, और वो ग्राफ भी आपने ऑलरेडी मतलब समझ तो गए हो, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, ये मान लो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, अब होता क्या है, आपके पास ये है मेरे भाई स्टैटिक रीजन, और ये है मेरे बच्चे हमारे पास डायनामिक रीजन। ठीक है मेरे बेटे, आपने फोर्स अप्लाई करी, जमीन ने मुकाबला कर लिया यहां तक आ गया। अब क्या होगा भाई, ये वाला जो पॉइंट होता है ना मेरे बेटे, ये आपके पास कहलाता है पॉइंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जिससे जस्ट ऊपर बॉडी क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी। इससे जैसे ही ऊपर स्लाइड कर गई, अब आपके पास जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपका कौन सा रीजन है, डायनामिक रीजन है। तो आपको यहां पे नजर आ रहा है कि जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी चीज आप ये भी नोट कर सकते हो कि आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ये कांस्टेंट होती है, ये वेरिएबल नहीं होती, जबकि आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, सेल्फ एडजस्टिंग है। जब आपकी अप्लाइड फोर्स कम थी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम थी, आपने अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाई तो आप नोट करो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि आप यहां पे यूं कह सकते हो कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है, और यहां पे अगर आपने काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है तो ये किससे आएगी, म्यू के टाइम्स ऑफ एन से आ रही होगी। मेरे बच्चे ये सारी वही बात है जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ के आए। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे आएगी, म्यू एस टाइम्स ऑफ एन से आएगी। पढ़ा चुका ना ये सारी बात। जब तक आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले हो तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। बढ़ते बढ़ते जब आप यहां पे आ गए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, और जैसे ही आपने अपनी अप्लाइड फोर्स इससे आगे लेके गए, भाई इस पॉइंट के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन मीट कर गई, जैसे ही इससे आगे लेके गए तो अब वो स्लाइडिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब आपके पास कौन सी फ्रिक्शन आएगी, डायनामिक, या आप इसे कह सकते हो कौन सी फ्रिक्शन आएगी भैया जी, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसके ऊपर जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की वो स्टैटिक यानी कि लिमिटिंग के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि जो कोल्ड वेल्डिंग होती है वो दोबारा बनना मुश्किल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को इतना टाइम नहीं मिलता। क्लियर है बच्चे, कॉपी कर लो। एक एग्जांपल करते हैं जिसमें ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा मेरा बेटा ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल पे आगे जाने से पहले हमारे पास जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि जिसमें बॉडी का एक्चुअल मोशन हो रहा होता है, एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, उसके दो टाइप्स है, एक है स्लाइडिंग और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। मिसाल से समझो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हुए जा रहे हैं दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर रोल कर रहे हैं, भाई ये रोलिंग है, ये रोलिंग है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल सी मिसाल है, हम लोग जब एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, किसी बस स्टेशन पे जाते हैं, तो हमारा जो लगेज होता है, जो बॉक्स होता है, डब्बा होता है, बैग होता है, उसके नीचे अगर पहिए ना हो तो हमें ज़्यादा घसीटना पड़ेगा। अगर पहिए हैं तो वो रोल करता हुआ चला जाएगा आराम से। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा भैया अब ये एक सवाल है, अभी तक के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसको समझने के लिए और देखने के लिए। कहता क्या है, कहता है भैया सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज प्लेस्ड ओवर आ रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब ये है कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। ठीक है,
आपने ऐसे एक ब्लॉक को ला करके एक रफ सरफेस पे प्लेस कर दिया, इसका मास दे दिया 1 किलोग्राम, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने अप्लाई कर दी। मान लो भैया इसके ऊपर आपने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दी, और अगर आपका ये सरफेस रफ है तो भैया जब ये ब्लॉक वहां मूव करने की कोशिश करेगा तो जो सरफेस है वो क्या करेगा, इसके रिलेटिव मोशन को ओपोज करने के लिए एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। सही है। अच्छा, अब हमें ये पता है इस ब्लॉक का जो वेट है वो वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा भैया जी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट समझ आ गया। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड, टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स लेफ्ट साइड पे, अगर अप्लाइड फोर्स कहाँ लग रही है, राइट साइड पे। अब चूंकि ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, टेंडेंसी है, लेकिन ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हुई है। तो इधर जा सकता है, ऊपर तो नहीं जा सकता। जब ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब मैं कहूंगा कि n विल बी इक्वल टू mg, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर हो जाएगा। यानी कि n विल बी इक्वल टू m की जगह आ गया 1 गिवन है, और g कितना गिवन है, g गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जमीन का कितना आ गया मेरे बेटे, 10 न्यूटन। क्लियर है। आगे कहता है फाइंड ए से मुराद है एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 न्यूटन टू 8 न्यूटन। समझने के लिए मैंने एक मिसाल ली है। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ाई जा रही है 0 से 8 तक, यानी कि पहले आपने 0 लगाई, फिर 2 लगाई, फिर 4 लगाई, फिर 5, फिर 6, फिर 8, आपने हर केस में ये दो चीजें निकालनी है। आपको कहते हैं म्यू एस है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है मेरे बेटे, 0.4 है। अब यहां पे मैं आपको एक सिंपल सा रिकमेंडेशन दूंगा कि भैया पहले करो वीडियो को पॉज और इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करो। सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इसके, अब मैंने वही चीज यहां पे समझानी है और ग्राफ फिर से बनाना है एक बार। ठीक है, चलो चलो भैया 1 2 3, चलो सबसे पहले मैं यहां पे मालूम कर लेता हूं कि मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। एफ एस भी कह सकते हैं, एफ एल भी कह सकते हैं। क्या वैल्यू होती है भाई, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस कितना गिवन है बच्चे यहाँ पे 0.5 है, एन कितना है यहाँ पे 10 है, तो कितना हो गया भाई, ये 10 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो ये 5 न्यूटन हो गया। अच्छा, अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन लेकर आता हूं तो भाई वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू के कितना है मेरे बेटे, यहाँ पे 0.4 है, एन कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। यानी कि जब तक बॉडी का एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा, टेंडेंसी है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी अप्लाई कर सकती है जमीन, 5 न्यूटन। जब एक्चुअल मोशन होगा तब कितनी अप्लाई करेगी, 4 न्यूटन। क्लियर है। अब पहला केस देखते हैं, जब आपने फोर्स अप्लाई करी कितनी, 0 न्यूटन की। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, जब 0 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है तो क्या, ये ध्यान में रखना, ये जो रफ सरफेस है ये रुके हुए ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम 5 न्यूटन फोर्स लगाने की सलाहियत रखता है। जब मैंने 0 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी है तो जमीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगाएगी, वो भी 0 लगाएगी। क्यों भाई, खुद सोचो, अगर आप 0 फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जमीन कुछ फोर्स अप्लाई करना शुरू हो जाए तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या जाएगा एक तरफ। भाई अगर आप 0 लगा रहे हो, ये जमीन 5 लगाए तो ऑब्जेक्ट तो यहां जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खड़े खड़े आपको ऑब्जेक्ट उल्टे साइड पे जाना शुरू हो जाए। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आंखों में पोलियो के ड्रॉप्स डालो फिर। ठीक है, तो आपने जब फोर्स अप्लाई करी 0 न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 हो गई, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना तो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ना इच्छा है, ना एबिलिटी है। अभी एबिलिटी क्यों नहीं है, अबे रुके रुके थोड़ी एबिलिटी आएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो आगे क्यों जाएगा जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। हाँ फोर्स लगाओगे, अब उसमें एबिलिटी है, जाएगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स इस काबिल है कि उसका इनर्शिया ओवरकम कर सकती है या नहीं। क्लियर है। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा क्या है, 2 न्यूटन लगाई। अब समझना जरा, यहीं से हमारे एमसीक्यूज बनते हैं। जब आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, जमीन कितनी लगाएगी, जमीन भी 2 न्यूटन लगाएगी भैया जी। ठीक है, एक्सेलरेशन स्टिल क्या होगी, 0। एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा, टेंडेंसी ऑफ मोशन यस। आपने 2 लगाई, जमीन ने भी 2 लगा दी, बैलेंस। अच्छा, आपने कितनी लगाई भाई साहब, आपने लगाई 4 न्यूटन। जमीन 4 लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, 5 तक लगा सकता है स्टैटिक केस में। टेंडेंसी ऑफ मोशन है, बिल्कुल है। एबिलिटी ऑफ मोशन है, बिल्कुल है, लेकिन ओपोज होके रुक गया।
टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स ओपोजिंग द टेंडेंसी ऑफ मोशन, एक्चुअल मोशन में आने नहीं दिया। अच्छा, एक्सेलरेशन स्टिल जीरो, एक्सेलरेशन तो तब आएगी ना जब एक्चुअल मोशन होगा। आगे क्या है, 5 न्यूटन। आपने 5 अप्लाई करी, जमीन ने भी कितना कर दिया, 5 अप्लाई, रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है, नो एक्चुअल मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन यस। अब क्या हुआ, आपने अप्लाई करी 6 न्यूटन। अब गौर से सुनना, जब आपने 6 न्यूटन अप्लाई करी तो मेरा बेटा जो 6 न्यूटन है दैट इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ या ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो जमीन लगा सकती है स्टैटिक केस में, रुके हुए केस में। अब तो वो खत्म हो गया, उससे आगे चला गया, तो बात स्टैटिक से निकल के किस में आ गई, अब काइनेटिक में आ गई। जब काइनेटिक में आ गई, अब 5 न्यूटन नहीं लगाएगा वो, काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है 4 न्यूटन, तो जमीन कितनी लगाएगा 4 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स एम ए। F इक्वल्स एम ए के अंदर A हो जाएगा F अपॉन M। ये F क्या होता है, अगर आपने न्यूटन के कानून की वीडियो देखी है तो ये होता है भैया अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स। अब इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का फैसला देखो भाई, अप्लाइड फोर्स कितनी है 6 न्यूटन, काइनेटिक है ना क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर चली गई है, और जमीन कितनी लगा रहा है, जमीन लगा रहा है 4 न्यूटन, तो साफ दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। तो जो ये एक्सेलरेट करेगा ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, 6 - 4 कितना हो गया 2 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 2, m कितना है 1, तो क्या हो गया भाई ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे देखो आखिरी वाला, अगर 8 न्यूटन की फोर्स लगाई, 8 न्यूटन की फोर्स लगाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी 4 ही होगी। क्यों भाई, जो आपका 8 न्यूटन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर है, तो स्टैटिक का तो मसला ही खत्म। अब किस में आ गई बात, काइनेटिक में, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहती है, चेंज ही नहीं होती, वो कितनी है 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन लगाई। अब यहां पे आप लगा रहे हो 8 न्यूटन, वो कितनी लगा रहा है 4 न्यूटन, तो 8 - 4 अनबैलेंस फोर्स कितनी हो गई, अनबैलेंस फोर्स हो गई 4 न्यूटन हो गई। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 5 न्यूटन के बाद आप अप्लाइड फोर्स जितनी बढ़ाओगे उसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स बढ़ेगी और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप इसका वो बनाओगे ग्राफ, जो अगर अभी भी नहीं समझ में आया फिर देख लो ग्राफ भाई, ये आपकी अप्लाइड फोर्स थी, ये आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी। देखो भैया ये बन गया। देखो स्टार्ट में क्या था आपके पास, जब आपकी अप्लाइड फोर्स 0 थी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 थी। आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ा के 2 न्यूटन करी तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गई। आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ा के 4 न्यूटन करी यहां कहीं पे, तो आपके पास ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो भी कितनी हो गई, आपके पास 4 न्यूटन हो गई। अभी आपने कहीं लिखा हुआ तो होगा। जब आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ा के 5 न्यूटन करी तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी हो गई 5 न्यूटन। अब ये जो 5 न्यूटन है ये आपके पास क्या है मेरे बच्चे, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जैसे ही आप इससे आगे गए तो आप कौन से रीजन में आ गए, काइनेटिक रीजन में आ गए या डायनामिक रीजन में आ गए। उससे पहले किस में थे आप, उससे पहले मेरे बच्चे आप किस में थे, स्टैटिक में थे। अब यहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है 4 न्यूटन हो रही है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ग्राफ था, ये थी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया। तो भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाँ या ना, क्लियर है। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, लेक्चर तो चल रहा है अभी। जब कॉन्सेप्ट पूरे करने होते हैं ना भैया तो लेक्चर लंबे हो जाते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को लेके हमारे पास कुछ 5-6 के करीब लॉज हैं। अच्छा, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन मैं आपको बाद में पढ़ा रहा हूँ। असूली तौर पे ना होता क्या है कि ये जो लॉज है ना ये पढ़ाए पहले जाते हैं और एक्सप्लेनेशन बाद में आती है, तो वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है और लॉ की स्टेटमेंट के रट्टे मारने पड़ते हैं। अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि हम 1 2 3 करके जो 6 लॉस पढ़ेंगे, जो हमारी सिंध बोर्ड की नई किताब और बाकी बोर्ड्स के अंदर 9 10 में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मौजूद है, वो सब आप पहले से पढ़ चुके हो यहाँ। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है भाई साहब, पहला लॉ है कि फ्रिक्शन ऑलवेज opposes the relative motion, always opposes the relative motion between the bodies, always opposes the relative motion between the bodies। पढ़ चुके ये बात पहले से मेरा बेटा कि आपके पास फ्रिक्शन क्या करती है, हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज को अपोज करती है। मैंने इसकी मिसाल भी दी कि भाई ये एक ग्राउंड है और ये ग्राउंड के ऊपर क्या है, एक डब्बा मौजूद है।
अगर आप इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाते हो सीधे हाथ की तरफ, तो ग्राउंड से खड़े होकर अगर आप देखोगे, ग्राउंड के लिहाज से ग्राउंड से खड़े होकर देखोगे, डब्बा कहां जा रहा है? राइट साइड पे। अल्टीमेटली ग्राउंड जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा वो कहां लगाएगा? लेफ्ट साइड पे। भाई रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ग्राउंड के लिहाज से डब्बा कहां जा रहा है? राइट साइड पे, तो ग्राउंड फोर्स कहां लगाएगा? लेफ्ट पे। तो आप बोलोगे फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉक्स बाय द ग्राउंड कहां है? लेफ्ट साइड पे। अगर आप डब्बे के ऊपर खड़े होकर देखोगे, डब्बे के ऊपर खड़े होकर देखोगे, तो आपको ग्राउंड कहां जाता नजर आएगा? लेफ्ट साइड पे। अरे भैया डब्बा जा रहा है राइट पे, लेकिन आप डब्बे के ऊपर ही चढ़ गए, डब्बे के ऊपर चढ़ के देख रहे हो, तो ग्राउंड कहां जा रहा है? राइट पे। तो डब्बा जो ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक, वो कहां है? राइट साइड पे। तो यही तो पढ़ा है स्टार्ट में कि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, स्लाइडिंग सरफेसेस को क्या करता है भैया जी? ओपोज करता है। बेहतरीन हो गया। अच्छा अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला लॉ क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, मेरा ख्याल है बहुत तफसील से समझा दिया ये पॉइंट भी, कि जो सरफेस होता है उसके अलोंग फोर्स एक्ट करती है। अलोंग राइट लेफ्ट कहीं भी हो सकती है, लेकिन अलोंग होगी। ये सरफेस है तो इसके अलोंग ऐसे, या इसके अलोंग ऐसे, ऐसे नहीं होगी। ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है। तीसरी चीज क्या है भाई साहब? तीसरी चीज है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। अब इसको पढ़ाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बता रहा हूं। एक आसान वाला ये है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स म्यू आर या F इक्वल्स म्यू टाइम्स ऑफ एन। यहां से देख लो भाई, साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये आसान तरीका है, फॉर्मूले से दिखा के चिपका दिया, ठीक है। ये सिंपल तरीका है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां से बोला तो नजर आ गया कि भाई जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। कॉन्सेप्चुअल समझना है? चलो अब जरा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। अभी हमने जो मॉडर्न थ्योरी पढ़ी, मैं क्लासिकल और मॉडर्न दोनों से समझा दूंगा, इस पर क्यों डिपेंड करता है। देखो अभी आपने मॉडर्न थ्योरी क्या पढ़ी थी कि भाई ये अगर पहला सरफेस है, ये अगर आपके पास दूसरा सरफेस है, तो भाई साहब होता क्या है? ये जो आपके पास एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, ऊपर वाले सरफेस का जो सारा का सारा वजन है वो इस एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर है, हाँ या ना? समझो जरा। अरे भैया ऊपर वाले सरफेस का जो सारा वजन है वो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर है, इन 4 नक्कों के ऊपर है, इन 4 हिल्स के ऊपर है जो एक्चुअल में कांटेक्ट में आ रहे हैं। मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो सरफेस है उसका वजन कितना है? 4 किलोग्राम। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलता है? नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है? mg, ऐसे ही निकलता है ना बच्चे। तो 4 किलोग्राम है। अब हो क्या रहा है? मान लो अगर ऊपर वाले का वजन 4 किलोग्राम है, इसका मतलब हर एक पॉइंट को 1-1 किलो संभालना पड़ रहा है। इस पॉइंट को भी 1 किलो संभालना पड़ रहा है, इसे भी 1 किलो संभालना पड़ रहा है, इसे भी 1 किलो संभालना पड़ रहा है, इसे भी 1 किलो संभालना पड़ रहा है, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं और इसकी एक सर्टेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। मान लेते हैं कि 1 किलो के लिए 1 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सिर्फ समझाने के लिए। 1 किलो के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 1 न्यूटन। तो 4 किलो संभालने के लिए कितनी हो जाएगी? 4 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों होगी? क्योंकि भाई साहब हमें पता है P इक्वल्स F/A। ये जो पूरा का पूरा 4 किलो है, ये इन 4 पॉइंट्स पे आ रहा है, तो भाई एरिया कम है तो यहाँ पे एडहेसिव प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। बॉन्डिंग तगड़ी होगी, तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए होगी। कोल्ड वेल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब अगर ऊपर वाला जो है मैं इसका वजन बढ़ा दूं, अब मैंने ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जिसका वजन कितना है? 40 किलोग्राम। कितना है? 40 किलोग्राम। उसका और नीचे वाले का भी एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर है, इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है। तो अब पहले हर पॉइंट को कितना संभालना पड़ रहा था? 1 किलो का वजन। अब हर पॉइंट को कितना संभालना पड़ रहा है? 10 किलो का वजन। जब 10 किलो का वजन संभालना पड़ रहा है तो जाहिर है प्रेशर और क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर एरिया के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। पहले सिर्फ 4 किलो के बराबर फोर्स हैंडल करनी पड़ रही थी, अब 40 किलो के बराबर फोर्स हैंडल करनी पड़ रही है। तो जब ऊपर का वजन बढ़ गया तो आपके पास जो प्रेशर है
कौन सा प्रेशर? ये वाला। ये कौन सा प्रेशर होता है भैया जी? ये कहलाता है एडहेसिव प्रेशर। आपका जो एडहेसिव प्रेशर है वो भी मेरे बच्चे क्या हो गया? बढ़ गया। उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मजीद क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। तो यही चीज आ गई। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाएंगे तो उन्हीं सेम एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, उन्हीं सेम पॉइंट्स पे ज्यादा फोर्स तकसीम हो रही होगी। जब ज्यादा फोर्स तकसीम हो रही होगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ आ गया? इसलिए अब अगर इसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट में समझना है तो भी समझ लो भाई। आपके पास अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है तो वो जमीन में कम धसेगा, भारी ऑब्जेक्ट है जमीन में ज्यादा धसेगा। तो अगर किसी का नॉर्मल रिएक्शन कम है तो उसके ग्रूव्स कम अंदर जाएंगे। अगर किसी का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो उसके ग्रूव्स भी क्या होंगे? ज्यादा अंदर जाएंगे। तो उनको निकालने के लिए फोर्स भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हो गया भैया? ये हो गया। अब इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास चौथा आता है, चौथी चीज आती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is independent of area of contact. Force of friction is independent of surface area of contact. आगे एक चीज उन्होंने नहीं लिखी वो मैं बता देता हूं। As long as weight of the object remains same. मिसाल से समझते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज क्या? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम। क्लियर है? अब इसको समझते हैं मेरा बेटा एक मिसाल से। अब देखो मेरा बेटा, हमारे जहन में क्या आता है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगी। मिसाल देते हैं, ये हमारी सिंध बोर्ड की पुरानी किताब है जो अब खत्म हो गई। ठीक है, तो ये मिसाल के लिए, लेकिन अब इसमें लिखा हुआ मटेरियल बहुत ही अच्छा है। ये मान लो एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। ये क्या कह रहा है और हमारे दिमाग में क्या होता है वो बताते हैं। अगर ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक मैं ऐसे रखता हूं और इस पे फोर्स लगाऊंगा, और अगर मैं 10 किलोग्राम का ब्लॉक ऐसे रखता हूं और इस पे फोर्स लगाऊंगा, तो हमारा दिमाग कहता है कि भैया अगर 10 किलोग्राम के ब्लॉक को ऐसे रखा हुआ है फ्लैटर साइड पे, तो क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे रखोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होनी चाहिए। लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे उन्होंने नहीं लिखा, मैंने खुद लिख दिया, एज लॉन्ग एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। जाहिर है किताब का एक वजन है, अगर ये किताब 10 किलो की है मिसाल के तौर पे, ऐसे रखोगे तब भी वजन 10 किलो आएगा, ऐसे रखोगे तब भी वजन क्या आएगा? 10 किलो आएगा। सही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती समझते हैं जरा, मिसाल से समझते हैं। अच्छा, इसमें जब आप देखोगे ना बच्चे, तो लिखा हुआ है पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, तो टेंजेंशियल अलोंग द सर्फेस, पैरेलल एक ही बात है। ठीक है, देखो मान लो बेटे एक बार आपने अपने 10 किलोग्राम के ब्लॉक को ऐसे रखा, ये रखा, यही आपका 10 किलोग्राम का ब्लॉक है मेरे बच्चे, और एक बार आपने अपने 10 किलोग्राम के ब्लॉक को ऐसे रखा, सेम ब्लॉक है, बस एक बार आपने उसे इसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया, एक बार आपने उसे लिटा के रख दिया। ये मान लो स्टैंडिंग सीपीयू है वर्टिकल, ये मान लो हॉरिजॉन्टल सीपीयू है। ठीक है, अब देखो भाई साहब इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, पहले इसको देख लो जरा। इसमें मान लो इस तरह से आपके पास वही मॉडर्न का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मान लो इस तरह से आपके पास ये जो आपके पास, जाहिर है जब आप इसको डिटेल में देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है मेरा बेटा, आपके पास जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, वो मान लो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे कितने हैं मेरे बेटे? ये 10 है। आपको नजर 4 आ रहे हैं, मैंने मिसाल ले ली कि ये कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। अच्छा, जब आप जरा समझिएगा गौर से, जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपके पास बड़ा एरिया सरफेस के साथ रखा हुआ है, यहां छोटा एरिया था, यहां बड़ा एरिया। जब बड़ा एरिया होगा तो क्या होगा, आपके पास जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा होगा वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखो पॉइंट समझ आ रहा है भाई? देखो जब छोटा एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा जमीन के साथ, तो जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी कम हो जाएगा। इसके मुकाबले में अपेरेंट एरिया यहां बड़ा है। देखो यहां अपेरेंट एरिया छोटा है, यहां अपेरेंट एरिया क्या है? बड़ा है। तो यहां पे एक्चुअल एरिया इन कॉन्टैक्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये मान लो हमारे पास एक्चुअल एरिया इन कॉन्टैक्ट है, यहां पे मान लो इस तरह से 10 नक्के आ रहे थे या 10 पॉइंट थे जहां एक्चुअल एरिया कॉन्टैक्ट था। यहां मान लेते हैं मेरे बेटे हमारे पास 20 ऐसे पॉइंट्स हैं
जहां पे एक्चुअल एरिया इन कांटेक्ट। क्लियर है? 20 पॉइंट्स हो गए। सही है भाई। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले समझो, पहले इतना हिस्सा क्लियर कर लो ताकि जब हम आगे चले ना बच्चे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब आपने ब्लॉक को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखा तो जाहिर है बॉटम छोटा था, कम एरिया सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया, तो मान ली हमने कि 10 पॉइंट्स हैं जहां पे एक्चुअल एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। जब ऐसे फ्लैट पोजीशन में रखा तो जाहिर है जगह बड़ी हो गई, तो मैंने मिसाल ले ली 20 पॉइंट्स है जहां पे आपका एक्चुअल एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। सेट है? आपकी बॉडी का वजन कितना है? बॉडी का वजन है 10 किलोग्राम। यहां पे जो 10 पॉइंट्स हैं इनको 10 किलोग्राम संभालना है, तो हर पॉइंट कितना संभाल रहा है? हर पॉइंट 1 किलोग्राम संभाल रहा है, हाँ या ना? बॉडी का वजन कितना है? 10 किलोग्राम। यहां पे 20 पॉइंट है जिन्हें ये 10 किलोग्राम संभालना है, 20 पॉइंट है जिन्हें ये 10 किलोग्राम संभालना है, तो यहां पे हर पॉइंट कितना संभाल रहा है? आधा किलोग्राम। पॉइंट समझ आ रहा है? होता क्या है, हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये होता है, जब स्टैंडिंग के मुकाबले में ऐसे फ्लैट करेंगे तो भाई साहब एरिया ऑफ कांटेक्ट तो बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कम हो जानी चाहिए। आपकी बात सही है, कम हो जानी चाहिए। कम होती क्यों नहीं है? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन पर पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो यहां पे 10 किलो इस छोटी सी जगह को बैलेंस करना था, यहां पे वही 10 किलो इस बड़ी जगह को बैलेंस करना है। तो पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है, इन 10 को, हर पॉइंट को 1-1 किलो बैलेंस करना है, यहां पे हर पॉइंट को आधा-आधा किलो करना है। तो जब 20 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे वापस 10 हो जाएगा, जब 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां पॉइंट्स कम है लेकिन हर पॉइंट को 1 बैलेंस करना है, यहां पॉइंट ज्यादा है लेकिन हर पॉइंट को आधा-आधा बैलेंस करना है, तो कुल मिला के बात एक ही है। क्लियर है? यहां मान लो 10 पहलवान है, हर पहलवान को 1-1 किलो उठाना है, यहां 20 पहलवान तो 20 हैं लेकिन हर एक को आधा-आधा किलो भी तो उठाना है, मेहनत भी तो आधी लग रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों केस में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है बेटे? पॉइंट समझ आ गया, हाँ या ना? अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास किताब वाले जो इसको समझाते हैं ना, जाहिर है किताब वाले तो इसको ये पहलवान की एग्जाम्पल से नहीं समझाते, तो मैंने समझाया है कि स्टैंडिंग पोजीशन में कम पॉइंट्स का एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है, उस पर पूरा वजन आया हुआ है। इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट वाले पॉइंट्स तो बढ़ गए लेकिन जो वजन है वो भी तो क्या हो गया? तकसीम हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बात क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। एक बंदा उसी को 100 रुपए दे दिए, 100 बंदे हर एक को 1 रुपया दे दिया, कुल अमाउंट कैसी है? सेम है। सही है? 10 लोग थे 1-1 किलो उठा रहे हैं, वही 10 हो गया। 20 लोग हैं आधा-आधा किलो उठा रहे हैं, वही 10 हो गया। ठीक है? किताब वाले कैसे समझाते हैं? किताब वाले कहते हैं कि भाई साहब अगर एरिया के बढ़ाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती है, आपको ऐसा लग रहा है, तो देखो होता क्या। एरिया के बढ़ाने से थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रही है, तो होता यह है कि आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है? अब जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है तो होता क्या है? प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर क्यों कम होता है? क्योंकि जो फोर्स हैंडल करनी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सही है? वो ज्यादा पॉइंट्स में तकसीम हो गई, तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। और प्रेशर जब कम होता है, ये प्रेशर क्या है? एडहेसिव प्रेशर है। एडहेसिव प्रेशर क्या होता है? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को करीब करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। जब ये कम हो गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गई? कम हो गई। तो एरिया बढ़ाने से, अगर आपको लग रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो एरिया बढ़ाने से एडहेसिव प्रेशर कम हुआ, उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गई? कम हो गई। तो अगर आपका ये पॉइंट था भी कि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा तो ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरलॉकिंग होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड इंक्रीज। तो अगर ऐसा होना भी था तो प्रेशर के कम होने की वजह से एरिया के बढ़ने का इफेक्ट क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। बाकी मैंने आपको एक मिसाल समझा दी, ये जाहिर है किताब में लिखी हुई नहीं है, कॉपी कर लो। आखिरी के 2 लॉज के ऊपर चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो अगला लॉ है, जिसको आप लॉ नंबर 5 कह सकते हो, वो ये कहता है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई? क्योंकि आपके सरफेसेस जितने ज्यादा इर्रेगुलर होंगे, एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट उतना बढ़ेगा, या क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ग्रूव्स उतने बढ़ जाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। फॉर्मूले से देखना है तो ऐसे देख सकते हो, F इक्वल्स म्यू आर। F किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो ये तय करता है कि आपका सरफेस कितना रफ या कितना स्मूथ है। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगला लॉ आपको कहता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है,
काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो जो सरफेसेस कांटेक्ट के अंदर है उनकी आपस की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता। बड़ा सिंपल है भाई, देखो एफ के इक्वल्स म्यू के इंटू एन पढ़ा है अभी। जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट पैरामीटर है, किस पे डिपेंड करता है जनाब? दो चीजों पे करता है। एक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कि दो सरफेसेस जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, उनका नेचर कैसा है। और दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन क्या है जिसको बैलेंस करना है दोनों ने एक दूसरे के, उस पर करता है। रिलेटिव वेलोसिटी तो कहीं पे नहीं आ रही। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्लाइडिंग ऑन ईच अदर। क्लियर है मेरे बच्चे? कॉपी कर लो। आखिर के अंदर दो हमारे एंगल्स के कॉन्सेप्ट बाकी हैं, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक एंगल ऑफ रिपोज। उसको करते हैं और फिर हमारा लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा मेरा बेटा आगे चलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तरफ। एक छोटी सी चीज, जो हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, वो हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। फ्लूइड डायनामिक्स सारे बोर्ड के अंदर है तो उसमें आएगा वो। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, मिसाल समझाता हूं। जैसे अगर आप पानी का एक गिलास लो, उसको जमीन पर डाल दो तो पानी बहता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप शहद एक गिलास में लो, हनी एक गिलास में लो, उससे बहा दो तो वो बहता हुआ नहीं जाएगा। इसका मतलब जो शहद है उस अंदर कोई चीज ऐसी मौजूद है जो उसको बहने से, फ्लो करने से रोक रही है, रेजिस्ट करा रही है। दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। क्लियर है? तो बहुत तफसील से आएगा, स्ट्रोक का थ्योरम, फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, अप थ्रस्ट, सब कुछ आएगा बहुत तफसील से। अभी यहां मौका नहीं है वरना बताते, ठीक है? चलो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बिल्कुल बेसिक से देखते हैं और समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, आपके पास लेट से, भैया तुम सीधा क्यों नहीं बनते? लेट से मेरे बेटे, ये हमारे पास एक कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मेरे बच्चे यहां पे हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अच्छा ये इन कॉन्टैक्ट है, हवा में मुअल्लक नहीं है। अब हो क्या रहा है भाई साहब, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, इस तरफ। ये हमारे पास कोई ग्राउंड है और ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का यकीनन कोई ना कोई क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब अगर रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे, मूव कर रहा है तो काइनेटिक यूज करेंगे, ये सब बात हमें पता है। तो जब यहां से देखोगे तो ग्राउंड के लिहाज से ये कहां जा रहा है, सीधे हाथ पे। तो ग्राउंड इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? अगर मैं इसे ऐसे करके अंदर ले आऊं तो ये है भाई, ठीक है मेरा बेटा? अब इसका जो वेट है मेरे बच्चे वो कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जाहिर है जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये या तो ये रेस्ट में रहेगा, या तो ये, अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो क्या होगा मेरे बेटे, ये रेस्ट में रहेगा, या ये क्या होगा, मूव करेगा। अगर ये मूव भी करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा और तो कहीं नहीं कर सकता। ये बात हमें समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतना ही आपके पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा इन द अपर डायरेक्शन, या कह लो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर हो गया? समझ में आती है। अब देखो भाई साहब, ये जो एफ है ना आपके पास, ये जो एफ है ये भी आपके पास एक कांटेक्ट फोर्स है। गौर से देखना, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, और जो एन है, या इसको आप आर भी कहा करते थे पुरानी किताब में, ये भी मेरा बेटा आपके पास एक क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। दोनों कांटेक्ट फोर्सेस हैं। फर्क क्या है, एफ जो है ये आपके पास पैरेलल टू द सरफेस है, या टेंजेंशियल टू द सरफेस है, या अलोंग द सरफेस है। और जो एन है मेरा बेटा, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। चेक कर लो, नजर आ रहा है? तो हमने वेक्टर्स तो पढ़े हुए हैं अच्छे से। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं गौर से देखना, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये मान लो मेरा बेटा एफ है, ये मान लो मेरे बच्चे एन है, ठीक है? अगर मैं इसी एफ को ऊपर ले जाऊं, जो हमारा फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो भाईजान ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यही एफ ऊपर चला गया, एफ आ गया ऊपर। तो मेरा बेटा आपको हेड टू टेल रूल के तहत यहां पे एक अदद रिजल्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो रिजल्टेंट है इसको आप कहते हैं एफ। ये जो एफ है ना, ये कहलाती है टोटल कांटेक्ट फोर्स। इस एफ को इस एफ से कंफ्यूज नहीं करना भाई, ये है अप्लाइड फोर्स। ये क्या है मेरे बेटे, अप्लाइड फोर्स। ये कहलाती है नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स के होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। क्लियर हो गया? टोटल कांटेक्ट फोर्स।
अब ये टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पे कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या बताओगे आप, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन विद द वर्टिकल। इसे वर्टिकल भी कहते हैं। अरे भैया हमारे पास दो एक्सिस होते हैं ना, दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, ये वाला वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल कहां से बन रहा है? विद द वर्टिकल। एंगल ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या लिखोगे? क्या है एंगल ऑफ रिएक्शन? एंगल ऑफ रिएक्शन इज द एंगल मेड बाय द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन या विद द वर्टिकल। अब एक लतीफा कह लो या मिसमैनेजमेंट कह लो, किताब में जो सिंध बोर्ड की नई किताब आई है उसके अंदर उन्होंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थ्योरेटिकली पढ़ाते हुए अल्फा लिया, और जो आगे डायग्राम थी वो छाप ली होगी कहीं से, मतलब गूगल से कहीं छापी होगी, तो उसके अंदर वो थीटा है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, अगर आप छापाखाना खोलते हो तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो भाई अल्फा ही है। वैसे और बहुत सारी किताबें देखोगे तो उसमें लैम्डा भी लेते हैं, और तो अपनी मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल अल्फा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन को भी डायग्राम के अंदर आर लिया हुआ है, हालांकि पीछे थ्योरी में हर जगह पे स्मॉल एन से शो किया हुआ है। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो यही वजह, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े बगैर डायरेक्टली किताब पे अटैक करोगे तो आपको कख कुछ समझ में नहीं आएगा कि वहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि पीछे वो एन है, आगे वो आर हो गया, अल्फा था उधर थीटा चिपका दिया। ठीक है, तो ये होता है। तो ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स थी, हमने समझ ली ये बात अच्छे तरीके से। और अगर यहां पे भी मैं ड्रॉ करूंगा तो भाई साहब ये जो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहां कहीं पे ये आएगा, और ये हमारा बन जाएगा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको आप एफ से भी शो करते हो। ठीक है, ये होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब मेरा बेटा अगर इसी चीज को अगर हम यहां पे देखो, अगर आप इसको यहां पे देखो, तो क्या आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है? अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं, इस पॉइंट को मैं बी कह दूं, इस पॉइंट को मैं सी कह दूं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है मेरे बच्चे? हाँ या ना? अब यहां देखोगे तो मैं यहां भी आपको ये चीज बना के दिखा सकता हूं। देखो, समझो, देखो ये वाला पॉइंट आपका हो गया, मैं कह रहा हूं इसके अंदर ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका सी पॉइंट। क्लियर है? ए बी सी आपके 3 पॉइंट्स आ गए। राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। अब अगर आपने वेक्टर अच्छे से देखा हुआ है तो आपको साफ पता होगा, ये वाली जो साइड है मेरे बच्चे, ये वाली साइड मेरे पास कौन सी हो गई? बेस, क्योंकि इसमें दो एंगल लाई कर रहे हैं। दो एंगल कौन से? अल्फा और 90 डिग्री, दो एंगल। ये वाली साइड जो है, ये जिसमें मेरी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये मेरी क्या हो गई भाई साहब? हाइपोटेन्यूस हो गई। और जो ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये क्या हो गई मेरा बेटा? मेरे पास हो गई परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये क्या हो गया मेरे पास? परपेंडिकुलर। अब अगर मैं यहां पे टेंजेंट का फंक्शन यूज करता हूं, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे बच्चे? एफ। एफ बोले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बेस क्या है? एन। एन बोले तो नॉर्मल रिएक्शन। तो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एन। इसको अगर मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, याद करो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इक्वल्स म्यू टाइम्स ऑफ एन, पढ़ा था। अगर मैं यहां से म्यू का वैल्यू निकालता हूं तो म्यू विल बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एन। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड देखो, इक्वेशन 2 की राइट साइड देखो, एक बराबर है, इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि क्या बनेगा? बन जाएगा टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू म्यू। पॉइंट समझ आ गया? हाँ या ना? यानी कि ये आपकी एक इक्वेशन ड्राइव हो गई, ये वहां भी ड्राइव की हुई है। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी से आप एक काम और कर सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आप टेंजेंट इनवर्स म्यू कर सकते हो। ये भी ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। यूएचएस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के पास पेपर में एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आया, 1 नंबर का एमसीक्यू था फिजिक्स के सेक्शन में। क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस इज गिवन टू बी 0.3। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सिंपल, टेंजेंट इनवर्स, जो भी म्यू का वैल्यू है वो आ जाएगा, खत्म, आंसर आ गया। सिंपल सा, निकालना भी नहीं था। ऑप्शन में टेंजेंट इनवर्स 0.1, टेंजेंट इनवर्स 0.2, टेंजेंट इनवर्स 0.3, टेंजेंट इनवर्स 0.4 करके ऑप्शन था। क्लियर है? तो भाई साहब दिस वाज ऑल अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कॉपी कर लो। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज की तरफ जाते हैं। अब एंगल ऑफ रिपोज का जो कॉन्सेप्ट है वो और किसी बोर्ड में नहीं है, सिर्फ सिंध बोर्ड की नई किताब के अंदर है। मुझे तो अभी तक और किसी बोर्ड की किताब में नहीं मिला। चलो मेरा बेटा, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज द फिनोमिना ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज।
अब एंगल ऑफ रिपोज पे जाने से पहले ज़रा इंक्लाइंड प्लेन का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इंक्लाइंड प्लेन में कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं और वो कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हम एंगल ऑफ रिपोज जब समझेंगे। बेटे बचपन में आपने जब इंक्लाइंड प्लेन कभी पढ़ा होगा तो आपको ये बताया होगा कोई भी सरफेस अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा होता है तो उसको हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। जैसे ये कि इंक्लाइंड प्लेन है, क्यों भाई? क्योंकि ये यहाँ पे एक्स के साथ कुछ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। ये है आपका इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का काम क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन का काम होता है हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लिफ्ट करना। कैसे करता है ये काम, उस पर भी बात कर, ठीक है। देखो ये लेट से मेरे पास यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं पढ़ा रहा, अभी इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा रहा हूं पहले, ठीक है, ताकि आपको एंगल ऑफ रिपोज पर समझ में आ जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे बच्चे। अब देखो अगर मैं इसका डायनामिक एनालिसिस करूं कि इस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, तो भैया इसका एक तो होगा वेट जो ऐसे एक्ट कर रहा होगा, ये तो हो गया वेट, इसको कर दो आप साइड पे। एक मेरा बेटा प्लेन का रिएक्शन होगा, इस प्लेन का रिएक्शन होगा, ऐसे एक्ट कर रहा होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। किसके नॉर्मल होता है? जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके। तो भाई कॉन्टैक्ट सरफेस ये रहा, तो इसके नॉर्मल एक्ट कर रहा है, सेट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहां छोड़ दूंगा, फ्री टू मूव छोड़ दूंगा, अगर मैं इस ब्लॉक को यहां पे रख के छोड़ दूं तो ब्लॉक यहीं पे रहेगा या खुद ब खुद ऊपर जाएगा या खुद ब खुद नीचे आएगा? तो ब्लॉक खुद ब खुद क्या होगा, नीचे आएगा। जब ब्लॉक खुद ब खुद नीचे आएगा तो इंक्लाइंड प्लेन के लिहाज से ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो ये जो है प्लेन, ये इसके ऊपर एक अदद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना? भैया देखो आहिस्ता आहिस्ता फिर समझो। एक इंक्लाइंड प्लेन था, इस इंक्लाइंड प्लेन, ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं ना मेरा बेटा, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, जो कि एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कह रहे होते हैं, ठीक है। थीटा बना रहा है, ये थीटा हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ रिपोज इसी से आगे निकालेंगे, ठीक है। प्लेन का ही एंगल कम ज्यादा करेंगे। खैर, आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ये कहां से आई? अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा। तो प्लेन के लिहाज से ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो प्लेन इसका रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई? अगर मैं इस वेट को रिजॉल्व करता हूं, अगर मैं वेट को रिजॉल्व करता हूं तो मेरे बेटे वेट का एक कंपोनेंट ये बनेगा और वेट का एक कंपोनेंट ये बनेगा। वेक्टर्स आपने पढ़े होने चाहिए, ये सब बात हम वहां पे कर चुके। तो वेट का मेरा बेटा हमारे पास दो कंपोनेंट बना दिए। यहां पे जो थीटा है, यहां पे वो थीटा यही वाला होगा, एज इट इज आ जाएगा ये थीटा उठ के, बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। थीटा यही वाला एज इट इज यहां आ जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरा बेटा हमारे पास कहला रहा होता है W cos थीटा, क्योंकि ये थीटा के साथ में आ रहा है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरे बेटे हमारे पास कहला रहा होगा W sin थीटा। इस वाले कंपोनेंट को मेरे बेटे हम कहते हैं W परपेंडिकुलर और इस वाले कंपोनेंट को मेरे बेटे हम कहते हैं W पैरेलल। सही हो गया? जो थीटा यहां है वही थीटा यहां आ जाएगा। बेसिक ज्योमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप चेक भी कर सकते हो। ये थीटा लेना, यहां वाला थीटा निकालना, वो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद जो है ना वो यहां से आप ये वाला थीटा निकाल लेना, आपका मसला हल आराम से हो जाएगा। सेट है? खैर उसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया W cos थीटा, ये क्या हो गया मेरे बेटे W sin थीटा। इसको आप यहां भी देख सकते हो करके अगर करना चाहो तो। एक ऐसे आ गया, एक ऐसे। जो ये वाला कंपोनेंट है वही कंपोनेंट, जो यहाँ वाला कंपोनेंट है वही यहाँ, जो ये वाला है ना वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये थीटा बन रहा था, इस वाले को कह दिया W cos थीटा, इसको कह दिया W sin थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना मेरे बच्चे यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो ये बेस वाला है, ये क्या है, परपेंडिकुलर वाला है, तो इस तरह बन रहा है, ठीक है। चेक भी कर सकते हो करके। खैर आगे आ जाओ जरा, W cos से W sin थीटा। अब देखो मेरा बेटा, जब आप इसको रख के छोड़ दोगे तो ये जो ब्लॉक है वो ऐसे ऊपर n की डायरेक्शन में या ऐसे W cos थीटा की डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा। हाँ या ना भाई? ये ब्लॉक ऐसे n की डायरेक्शन में या W cos थीटा की डायरेक्शन में जा सकता है? अरे भैया ऐसे छोड़ोगे तो क्या ये प्लेन तोड़ के अंदर घुस जाएगा? नहीं। ऐसे उड़ता हुआ जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि n विल बी इक्वल टू W cos ऑफ थीटा। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, और W क्या है? वेट है। n विल बी इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। n किस पे डिपेंड कर रहा है? cos ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। सेट है? अच्छा, अब यहां देखो, अगर आपके पास अगर आपके पास ये जो
प्लेन, अगर आप इस ब्लॉक को देखते हो तो ब्लॉक पे एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक ऐसे नीचे लग रही है विच इज डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा। अगर आपके पास ब्लॉक आपका रेस्ट में है, मेरे बच्चे ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो तभी हो सकता है ब्लॉक जब इधर लगने वाली और ऊपर लगने वाली फोर्स कैसी होगी, एक बराबर होगी। इसका मतलब आप कहोगे कि एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ या ना। अगर ब्लॉक रेस्ट में है, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो इसका मतलब mg sin थीटा विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि नजर आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर हो गया मेरा बेटा, हाँ या ना। f विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। क्लियर है यहां तक? अच्छा बेटे यहां पे ना एक चीज नोट कर लेना कि मैंने ये कहीं नहीं कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा mg sin थीटा के बराबर है। मैंने क्या कहा कि अगर ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो रेस्ट में है या नहीं, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला आपको पता है, F इक्वल्स म्यू एन, और जनाबे वाला आपके पास n का वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, क्या बन जाएगा, mg cos थीटा। क्लियर हो गया मेरा बेटा, हाँ या ना, समझ आती है बात की? अच्छा, अब हमारे पास अगर ये जो आपका ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक आपका मूव करता हुआ आ रहा है डाउन द प्लेन, अगर ये ब्लॉक आपका मेरे बच्चे मूव करता हुआ आ रहा है डाउन द प्लेन, अच्छा ये जो है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जर्नल फॉर्मूला है, हर केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में ये वाला जर्नल फॉर्मूला नहीं है, ये वाला स्पेशल फॉर्मूला है। स्पेशल क्यों भाई, कंडीशन पढ़ो क्या लिखी हुई है, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्स क्या होगी भैया, सेम हो जाएगी। सेट है? अगर नीचे मूव करता हुआ आ रहा है, डाउन द प्लेन आ रहा है, तो डाउन द प्लेन आएगा क्यों, पहले ये बताओ मुझे। अगर मैंने यहां रखा और अगर ये डाउन द प्लेन आ रहा है, देखो ब्लॉक पे फोर्सेस कितनी लग रही है, 4, एन और डब्ल्यू कॉस थीटा एक दूसरे को काट रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। भैया 3 फोर्स लग रही थी मान लिया, एन, एफ और डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू को तो खोल दिया ना, डब्ल्यू कॉस थीटा और डब्ल्यू साइन थीटा। तो अब खोलने के बाद कितनी फोर्स लग रही है, 4, एन, डब्ल्यू कॉस थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू साइन थीटा। एन ने डब्ल्यू कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया, एफ का वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर आपका ये डब्बा, अगर आपका ये ब्लॉक मूव करता हुआ आ रहा है, आपने रखा और वो मूव करता हुआ आ रहा है डाउन द प्लेन, तो मेरा सवाल ये है कि भाई साहब ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी, कौन सी फोर्स है जो इसे ड्राइव कर रही है नीचे आने के लिए? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली जो नीचे लग रही है, और नीचे कौन सी वाली लग रही है, mg sin थीटा, हाँ या ना। ये ड्राइविंग फोर्स है ना, इसी की वजह से आ रही है। तो आपका ड्राइविंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा बेटा, साइन थीटा पे। अच्छा इसको जहन में नहीं रखना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वजह ये एक स्पेशल फॉर्मूला है। यहां से आप देखोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा बेटा, कॉस थीटा पे। सर पहले आपने ये बताया था, अब ये बता रहे हैं। अरे मेरे बच्चे ये एक केस के लिए है, ये हर केस के लिए है, तो ये बात ज़हन में रखना, ये जनरल है। क्लियर है? ये स्पेशल है। इंक्लाइंड प्लेन पे रखेंगे ना तो 99% न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होता है। जब नीचे मूव कर रहा होता है तो हम ये यूज करते हैं, क्योंकि ये जनरल केस है, ये स्पेशल केस है कि ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्स बराबर है। सेट है? तो इसको जहन में नहीं रखना, इसको रखना है। क्लियर है? इसको सिर्फ लिख लेना कि अगर कभी गिवन है कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा है और वो रेस्ट के ऊपर है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो वो ये हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना नोट कर लेना, कभी एमसीक्यू में आ गया तो लिख देना, वरना ज्यादातर काम हम इसी से करेंगे। सेट है भाई साहब? क्लियर है? चलो कॉपी कर लीजिए इतना हिस्सा, आगे चलते हैं और एंगल ऑफ रिपोज समझते हैं हम जरा। मेरे बेटा मजीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आपको और बता दी जाए ताकि रट्टा ना मारना पड़े। अगर आप साइन थीटा को देखोगे ना, जब आप साइन 0 डिग्री करते हो तो साइन 0 डिग्री होता है मेरा बेटा 0, और साइन 90 डिग्री होता है मेरे बच्चे 1 के बराबर। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा को देखोगे तो कॉस 0 डिग्री होता है आपके पास मेरे बेटे 1 के बराबर, कॉस 90 डिग्री होता है मेरे बच्चे किसके बराबर, 0 के बराबर। चेक कर लेना कैलकुलेटर से। यहां पे आपने क्या सीखा, यहां आपने ये सीखा कि जब आप थीटा बढ़ा रहे हो, यानी कि जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हो, तो आपके पास जो साइन थीटा का वैल्यू है ये कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है। यानी कि आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गौर से देखो, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई साइन 0 डिग्री कितना था, 0 था, सॉरी बढ़ रहा है। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, बढ़ रहा है। साइन 0 डिग्री कितना था, 0,
साइन 30 डिग्री कितना होता है 0.5, साइन 45 डिग्री 0.7, साइन 60 डिग्री 0.86, साइन 90 डिग्री 1। यानी कि जैसे जैसे आप 0 से 90 जा रहे हो साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको देखो जरा, जब आप यहां पे थीटा को बढ़ा रहे हो, थीटा को बढ़ाने से क्या मुराद है, जब आप 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हो तो आपका जो कॉस थीटा है ना मेरे बेटे, वो 1 से 0 की तरफ आ रहा है। कॉस 0 डिग्री 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है। यानी कि आपका जो कॉस थीटा है ना मेरा बच्चा, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चेक करो, एंगल बढ़ाने पे साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1। साइन थीटा का फंक्शन बढ़ रहा है, कॉस थीटा का फंक्शन कम हो रहा है। ध्यान में रखना, एंगल बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ रहा है और कॉस थीटा कम हो रहा है। एंगल बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ रहा है और कॉस थीटा कम हो रहा है। अब देखो मेरा बेटा, इतना पॉइंट समझने के बाद ना अब आ जाते हैं हम लोग अपने एंगल ऑफ रिपोज की तरफ। ठीक है, अब समझते हैं हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था भाई, जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बना रही है विद द वर्टिकल। एंगल ऑफ रिपोज को मेरे बच्चे हमारी किताब वाले शो करते हैं किससे, थीटा से। होता क्या है देखो, लेट से ये मेरे पास है मेरा बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन, एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है भाई, ये अगर मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, ये है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको आप चेंज कर सकते हो। यानी कि मान लो आप ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मूव कर सकते हो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब ये मान लो आपका प्लेन है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 0 डिग्री। आपने 10 डिग्री कर दिया तो ये ऐसे हो गया, 20 डिग्री बढ़ गया, 30 और बढ़ गया, 40, 45, 50, 60, 90 पे यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका क्या है, वेरिएबल है। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मेरा बेटा आपके पास ये रखा हुआ यहां पे आपका एक अदद ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरा बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको पता है इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। देखो भैया, एक फोर्स ये रही, ये वाली फोर्स हम पढ़ चुके, क्या थी भैया, W cos थीटा के बराबर थी। ये वाली फोर्स हमारे पास क्या थी भाई साहब, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन, पढ़ ली हमने ये भी। ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैसे आई, क्यों आई, सब पढ़ लिया। ये हमारे पास इसकी ड्राइविंग फोर्स है, जो बेसिकली हमारे पास क्या कहला रही है मेरे बेटे, mg sin थीटा। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं तो मेरे पास जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट होगी नहीं। अच्छा, जो मेरे पास f है, f का जनरल फॉर्मूला क्या था, म्यू n या म्यू r, क्या बन जाएगा, म्यू mg cos थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, कॉस ऑफ थीटा पे। अच्छा, जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स कौन सी है भैया जी, ड्राइविंग फोर्स वो है जो इसको ऐसे नीचे लेके आ सकती है। ठीक है, इसको मैंने कह दिया F, और ये किसके बराबर है मेरा बेटा, आपके पास mg sin थीटा के बराबर है। क्लियर है, ड्राइविंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, sin थीटा पे। अब गौर से सुनना, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाते हो तो आपके पास sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, और थीटा को कम करते हो, सॉरी, अगर आप थीटा को बढ़ाते हो तो आपके पास cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अभी पढ़ी ये बात, थीटा बढ़ाने से sin थीटा बढ़ेगा और थीटा बढ़ाने से cos थीटा क्या होगा, कम होगा। अब जरा समझो, जब आपका प्लेन बिल्कुल ऐसे है स्टार्ट में 0 डिग्री है, जब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के ऊपर साइन का कैसा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, हाँ या ना, साइन का मिनिमम वैल्यू है ना, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कॉस 0 डिग्री मैक्सिमम होता है, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर आपका जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होगा और ड्राइविंग फोर्स मिनिमम होगी। जैसे जैसे आप ये थीटा बढ़ाते जाओगे, थीटा के बढ़ाने से, गौर से सुनना, थीटा के बढ़ाने से साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। साइन थीटा के बढ़ने से आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी, और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा मेरे बच्चे, कम होगा। भाई फिर सुनो, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ये आपका प्लेन है। जब स्टार्ट में आपका एंगल 0 डिग्री है, जब एंगल 0 डिग्री है तो आपके पास साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो 0 हो गई। आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम है, वो लग नहीं रहा, प्लेन के पास सलाहियत है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाने की। इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा सकता है, म्यू mg cos थीटा। क्लियर है, वो इस वक्त मैक्सिमम है। जैसे जैसे आपने ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाना शुरू किया, थीटा के बढ़ने से साइन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा बढ़ता है भाई, साइन 0 डिग्री 0 था, साइन 90 डिग्री 1 था, थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपके पास जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन अप्लाई कर सकता है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वो पॉइंट जिस पे ये बराबर हो जाएंगे उस पे ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहलाता है भाई, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स दैट विल ड्राइव द ब्लॉक डाउन द प्लेन इज इक्वल टू द फ्रिक्शन जो कि इंक्लाइंड प्लेन लगा सकता है। यानी कि अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा, एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर क्या होता है भाईजान, जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स थी यानी कि mg sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि म्यू mg cos ऑफ थीटा। mg से mg क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेट हो गया मेरे बच्चे। तो अगर आप इसको cos थीटा को यहां ले आओगे तो ये बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी इक्वल टू म्यू, यानी कि ये बन जाएगा मेरे बेटे टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू म्यू। अगर आपको याद आ रहा होगा हमने थोड़ी देर पहले टेंजेंट अल्फा को भी म्यू के बराबर पढ़ा था, तो अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। यानी कि इस केस के अंदर जब एंगल ऑफ रिपोज आ गया, जब आपके पास ड्राइविंग फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो गई, उस वक्त एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कॉपी कर लो, मैं रिवाइज करता हूं और इसकी कंडीशंस बताता हूं। अब देखो मेरा बेटा, यहां पे मैंने आपके सामने वही सारी बात लिख दी जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लेकर आए थे ना। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं। हमने कहा भाई जब आपका प्लेन जो है वो बिल्कुल जमीन के साथ फ्लैट है तो उस वक्त आपकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लेन अप्लाई कर सकता है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री के केस में साइन थीटा 0 होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉस पे डिपेंडेंट है, पढ़ लिया। जैसे जैसे आपका प्लेन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ड्राइविंग फोर्स बढ़ रही है, कॉस थीटा कम हो रहा है, यानी कि जो फ्रिक्शन प्लेन लगा सकता है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएगी। ऐसे पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपने थीटा इससे और बढ़ाया तो अब फ्रिक्शन मजीद कम हो जाएगी, ड्राइविंग फोर्स मजीद बढ़ जाएगी और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बजाय रेस्ट में रहने के स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर जो ड्राइविंग फोर्स थी और जो ऊपर लगने वाली फोर्स थी वो दोनों बैलेंस थी, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर था, रेस्ट में था, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग था, लेकिन रेस्ट पे था क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के n बराबर थी। जैसे ही आप आगे लेके गए तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया और वो स्लाइड करता हुआ क्या होगा, नीचे आएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज को हम ये भी कहते हैं मिनिमम एंगल जिसके ऊपर वो रेस्ट के ऊपर होता है। जैसे ही इससे बढ़ाएंगे तो वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। यूं भी कह सकते हैं मिनिमम एंगल नीडेड टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। भाई अगर 30 डिग्री है तो 30 से जस्ट 30.1 डिग्री करोगे तो वो क्या होगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। देखो भैया यही बात सारी लिखी हुई है। n इक्वल्स mg cos थीटा हमारा नॉर्मल रिएक्शन था। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो वो अप्लाई कर सकता है इंक्लाइंड प्लेन वो हमने क्या निकाल ली, म्यू mg cos थीटा। जो ड्राइविंग फोर्स थी पूरा ड्राइव करके दिखा दिया कैसे आई थी, mg sin थीटा। फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी सी दैट थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अगर थीटा को आप बढ़ाते हो तो नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रैक्शन इज डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, कम होगा, while the driving force is increased. There is a critical angle called the angle of repose at which these two forces are equal. क्लियर हो गया, सेट है। अच्छा, अब अगर आपका जो थीटा है वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, पहले समझ लो। मान लो एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसके लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है, 30 डिग्री, मिसाल दे रहा हूं वहां बढ़ने से पहले। एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसके लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है, 30 डिग्री है। अगर इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री से छोटा है तो क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स कम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा। मान लो अगर 30 डिग्री से छोटा है तो ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वो लगा सकता है वो मिसाल के तौर पे 5 न्यूटन है। तो
अगर वो ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो लगा 3 ही रहा होगा, लेकिन लगा 5 तक सकता है, सेट है। अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है, तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका 30 से कम है तो क्या होगा, वो रेस्ट में होगा, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है वो बैलेंस हो रही है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये लिखा हुआ है थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, तो आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो बॉडी कैसी होगी, रेस्ट पे। अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है तो अप्लाइड फोर्स इसके बराबर हो गई लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, अबाउट टू स्लाइड है, ठीक है, अबाउट टू स्लाइड है, जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है। थीटा आपने जरा सा बढ़ा दिया एंगल ऑफ रिपोज से, तो अप्लाइड फोर्स बढ़ जाएगी एफएल से, एंड द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, ऊपर से नीचे स्लाइड करता हुआ आ जाएगा। किस एक्सेलरेशन से आएगा वो बताता हूं अभी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which the block will start to slide down the inclined plane with an acceleration a, या minimum angle of inclination जिसके ऊपर आपका force of friction बराबर हो जाता है किसके, इसके। फिर हमने ये भी साबित कर लिया कि एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या होता है, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। कॉपी कर लो, एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे आएगा उसकी एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। अब देखो मेरा बेटा, अगर हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन से कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड स्लाइड करता हुआ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये डाउनवर्ड स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो भैया इस पे फोर्सेस कौन कौन सी हैं वो पहले देख लो। एक तो यही वाली फोर्स है जो आपके पास क्या थी भाई साहब, जब से चलती आ रही है, W cos थीटा। एक ये है जिसको आप कह रहे हो आपका नॉर्मल रिएक्शन, एक ये है जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जनाब, एक ये है जो आपके पास क्या है, आपकी ड्राइविंग फोर्स है। अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्लाइड करता हुआ आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, तो मैं सबसे पहले तो ये कह सकता हूं कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है दिस विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तभी तो नीचे आएगा, हाँ या ना भाई, तभी वो नीचे आएगा ना, क्लियर है। तो अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा, मेरे पास न्यूटन का फॉर्मूला है, स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स इक्वल्स MA, वैल्यूज प्लेस कर देंगे, F माइनस का स्मॉल f विल बी इक्वल टू MA। F से क्या मुराद है, ड्राइविंग फोर्स, ये F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बन जाएगा भाईजान mg साइन थीटा माइनस का, अरे भैया माइनस का, ये क्या हो गया आपके पास, F हो गया, विल बी इक्वल टू MA। M को यहां लाके डिवाइड कर देंगे तो A विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस का F होल डिवाइड बाय M। अगर मैं LCM ब्रेक कर दूंगा तो A विल बी इक्वल टू G साइन थीटा माइनस का F अपॉन M, क्लियर है, ऐसे ही हो जाएगा ना LCM ब्रेक करके। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो इंक्लाइंड प्लेन है, मेरा इंक्लाइंड प्लेन कैसा है, स्मूथ है, स्मूथ का मतलब है मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है या जीरो है, तो F जीरो हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A विल बी इक्वल टू G साइन थीटा। इससे माजी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे आ रहा होता है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होगा, अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होगा यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगी, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास उसका जो वो है ना अपना एक्सेलरेशन है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, उसका जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट। कहीं आ रहा है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा स्लाइड करता हुआ विद सम एक्सेलरेशन a, तो उसका एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट होगा उसके मास के। अब जरा ऐसी एक्सप्रेशन को देखो जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है भाई साहब, a इक्वल्स जी साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन m मल्टीप्लाई बाय f। f क्या था आपके पास, f हमारे पास था म्यू mg cos ऑफ थीटा, पढ़ाया था अभी मैंने, म्यू mg cos ऑफ थीटा। ये m से m क्या हो गया, मर गया, कॉमन कुछ आता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्या आ रहा है, a विल बी इक्वल टू g, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस ऑफ थीटा। ये भी एक बार माजी में पूछा जा चुका है। a विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। म्यू कौन सा वाला लगाएंगे यहां पे, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, क्योंकि वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, जब तक वो रेस्ट में था। अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है या उसके बराबर है, तब तक म्यू एस यूज करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला। लेकिन अगर आपका थीटा उससे ग्रेटर हो गया, तो अब क्या हो रहा है, अब तो वो स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, म्यू के यूज करोगे। तो भाई साहब ये हमारे पास फ्रिक्शन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट था। मुझे पता है कि यार बहुत लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन आपकी किताब में जितनी चीज़ें थी हर चीज़ मैंने कवर करी है। आप किसी भी बोर्ड के हो, अपनी टेक्स्ट बोर्ड को किताब को खोल के पढ़ना, आपको एक एक लिखी हुई उसमें लाइन अच्छे से समझ में
आ रही होगी। ठीक है बच्चे, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।